102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रावशिंग रचना और पटना एड्स। अब आप हमारे साथ शो सुनेंगे पटना अपडेट्स। क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, मीडिया जानी ही जाती है क्रेडिबिलिटी के लिए। तो जब क्रेडिबिलिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो क्या बचता है? और उसको कोड ऑफ जो ब्रॉडकास्ट है वो भी फॉलो करना है, बाकी लोग नहीं भी कर सकते। प्रसार भारती जो है उसने अपना OTT लॉन्च किया है वेव्स के नाम से। बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने भी एक बार ऐसे कहा था कि अभी 2047 आते आते तक, और इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो बहुत पहले भी कहा था कि 2025-2030 आते आते तक भी यो यो हनी सिंह का जो गाना आया मेनियाक, उसमें भी आप देखिए कि एक आपने उसको वो लिया है, ठीक है, वो उन्होंने भोजपुरी का इस्तेमाल किया, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो जानने वाले लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने भोपाल में भी मेरी पढ़ाई हुई है, तो मेरे वहाँ भी दोस्त, अब वो उस गाने का मतलब हमसे पूछ रहे हैं तो मतलब नहीं बता पा रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विविड टॉक्स। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और हमारे साथ हैं एक जानी मानी हस्ती जो कि न केवल जर्नलिज्म की दुनिया में है, बल्कि उन्होंने अपनी अलग पहचान अलग अलग तरीक़ों से बनाई है, चाहे वो दूरदर्शन हो, रेडियो FM हो, आकाशवाणी हो या फिर बच्चों को पढ़ाना हो। हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और उनके बच्चे आज भी उनको अपना आइडल मानते हैं अगर उन्हें लाइफ में कुछ करना है तो आइए आज इस सेट पे हम स्वागत करते हैं रचना सिंह जी का। वेलकम रचना मैम, वेलकम टू विविड टॉक्स। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब लाइक यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? आप फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी आपकी एक टीम है, बहुत सपोर्टिव टीम है, और मुझे लगता है कि जब हम आगे बात करेंगे तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा होगा ऑडियंस के लिए भी और हम सब के लिए। मैम, अभी जो आप रेडियो रेनबो FM में हैं, राइट? आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी से शुरुआत करी है और आज के डेट में सब कुछ डिजिटलाइज है। तो ये जो दोनों पार्ट है, इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? आपने दोनों ही एक्सपीरियंस करे हैं, तो आप कैसे इन दोनों को कंपेयर कर सकती हैं? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, या दोनों में से कौन बेहतर है, ऐसा? जब आप किसी मीडियम में काम करते हैं तो, और ख़ास करके मीडिया के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं, तो हर स्टूडेंट जो मीडिया स्टूडेंट होता है, बेसिकली जो बिगिनर होता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि वो एक्सप्लोर करे। हम लोग तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर करने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप कभी भी मीडिया में आना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं और इस वजह से ही आप उधर आना चाहते हैं। यानी ग्लैमर जो है वो पहली चीज़ है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है और सबको करती है, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही अट्रैक्शन मुझे भी था, सबको होता है। जितने बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो शुरू में आप अगर उनसे पूछेंगी तो वो कहेंगे कि उन्हें एंकर बनना है, जॉकी बनना है, यानी उन्हें फेस होना है किसी भी मीडियम का। तो यही एक इच्छा हमारी भी थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आई मैं, और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैंने बैचलर्स और मास्टर्स जो दोनों हैं इसी सब्जेक्ट से किया, मास कम्युनिकेशन से किया, तब मुझे ये समझ में आई बात कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। और अभी तो मैं टेलीविज़न से प्रभावित होकर के मैं तो चली आई, लेकिन रेडियो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जिस समय मैं पढ़ रही थी उस समय बहुत ग्रो कर रही थी वो इंडस्ट्री। उस समय पटना में सारे एफएम्स आ रहे थे उस समय, और शुरुआत जो है मिर्ची ने की थी, और बहुत टाइम तक मिर्ची जो है वो रहा था और टिका था, और उसने किसी को आने नहीं दिया था, अकेला रहा था। यानी अगर मैं प्राइवेट प्लेयर्स की बात करूं एफएम में, तो वो पहला ऐसा मीडियम था जो आया था, और लोगों ने बहुत पसंद किया रेडियो को, और एफएम रेडियो को खास करके बहुत पसंद किया। लेकिन इससे पहले आकाशवाणी तो था ही, और शुरू से था, चूंकि 1927 से उसकी शुरुआत हो गई है आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी तो था। लेकिन हाँ, अब लोगों को एक नया फील मिल रहा था, एक नया मज़ा मिल रहा था रेडियो के थ्रू, क्योंकि जो रेडियो आप आकाशवाणी पे आज भी सुनेंगे, जो कि मीडियम वेव पे है, शॉर्ट वेव पे है और एफएम पे भी है, इन तीनों ही फॉर्मेट्स में है, वहाँ आप पाएंगे कि जो
प्रोग्राम्स हैं वो, चूंकि वो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है तो उसको सबके लिए प्रोग्राम बनाना है। करेक्ट, हाँ, तो उसको अगर छोटे बच्चों के लिए बनाना है तो बुजुर्गों के लिए भी बनाना है, करेक्ट, उसको महिलाओं के लिए भी बनाना है, अगर कोई दिव्यांग है, तो उसके लिए ब्लाइंड भी है, बनाना उसके लिए भी बनाना है। बिल्कुल, मतलब आपको हर किसी के लिए प्रोग्राम बनाना है, न्यूट्रल होके। एग्जैक्टली। वहीं अगर आप एफएम की बात करेंगे तो उसका जो टारगेट ऑडियंस था वो था यूथ, यानी उसको 14-15 साल के बच्चों से लेकर के 20-25 साल तक के लोगों को टारगेट करना था, वही उसका टारगेट ऑडियंस था। और वो कर भी रहा था और लोग पसंद भी कर रहे थे, इनफैक्ट सभी लोग पसंद कर रहे थे क्योंकि एक नया ही मीडियम आ गया था तो लोगों को अच्छा लग रहा था। जहाँ तक मेरी बात है, पढ़ाई कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा चलो इस फील्ड में आते हैं, कहीं ना कहीं से तो काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरी आधी पढ़ाई भोपाल से हुई है और आधी यहाँ से हुई है, बिहार से। तो भोपाल में मैं जब थी तो मुझे वहाँ एक गैप नज़र आता था इस सेंस में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दैनिक भास्कर ही एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था उस दौरान। ओके, और वहाँ पे प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, और थे भी तो बहुत कम, इक्के दुक्के। जबकि अगर आप बात करेंगे ईटीवी या सहारा, उस समय बहुत उसने अपने रीजनल सेंटर्स बना लिए थे। ईटीवी आप बिहार सुनती होंगी, ईटीवी झारखंड और इस तरीके बहुत से, अलग और अलग था उसका यूपी चैनल्स, एमपी करके वो अलग अलग आते थे। तो कुछ एक आध दो बड़े प्लेयर्स जो थे वो थे। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया, चूंकि बिहार में उस समय पॉलिटिक्स, आपको हमेशा से पता है कि बिहार की पॉलिटिक्स बहुत शानदार है, और अगर मेन स्ट्रीम अगर आप देखिएगा मीडिया में तो बिहार की पॉलिटिक्स बहुत आगे आती है, और बिल्कुल, बहुत सबसे ज़्यादा ही आती है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली पॉलिटिक्स बिहार की ही हमेशा है, हमेशा। और चूंकि सीट्स भी उसकी बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, लोकसभा और विधानसभा की सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक प्राइम फोकस भी बिहार पे रहता है, यानी बिहार कहीं ना कहीं एक सेंटर की तरह काम करता है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ से जब हम लोग ने ये जर्नी मैंने शुरू की तो एक लगा कि चलो पब्लिक सेक्टर की तरफ भी काम करके देखते हैं कि वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने दूरदर्शन से इनिशियली शुरुआत की, 2012 की बात है, और यहाँ मैं एज अ एंकर आई और काम करना मैंने शुरू किया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसी जगह है जो सबके लिए है। और अभी जो आपने कहा कि डिजिटल से जोड़ करके जब इसकी बात करते हैं, तो अभी भी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सबसे क्रेडिबल मीडियम है, और हम लोग इसी की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। मीडिया जानी ही जाती है क्रेडिबिलिटी के लिए। तो जब क्रेडिबिलिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो क्या बचता है। तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी वाली चीज़ आप खुद के लिए भी चाहते हैं, एज अ पर्सन भी आप हमेशा चाहते हैं कि आप क्रेडिबल हो, लोग आपको जाने कि इन्हें मैं अगर कुछ बताता हूँ या कहता हूँ तो इनके पास ये बात रहेगी, या यहाँ से ये एक ऑथेंटिक सोर्स है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था, तो मैंने शुरुआत की वहाँ से, और दूरदर्शन पे लंबा काम किया, अभी तक कर रही हूँ। फिर मीनवाइल आकाशवाणी से भी मैं जुड़ गई 2016 से। तो वहाँ से फिर एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लगा कि नई मीडिया में आ गए हैं, और वही जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि एक्सप्लोर करने की जगह है। आप आते हैं तो आपको बस पता होता है कि मुझे ये बनना है, लेकिन आप इवेंचुअली कुछ का कुछ करने लगते हैं, कहीं से और कहीं चले जाते हैं, और वो रास्ता आपको ले जाता है और आपको जाना भी चाहिए उस तरफ। तो फिर लगा कि टीचिंग भी कर सकते हैं, अच्छा करके देखते हैं। तो मैंने हर मीडियम को एक्सप्लोर किया, मैंने प्रिंट भी एक्सप्लोर किया, इलेक्ट्रॉनिक में दोनों, रेडियो एंड टेलीविज़न, और उसके बाद जो डिजिटल है मैंने उस पर भी काम किया। उसके अलावा जो फिल्म है, अभी उधर भी हमारा ध्यान है, तो एक फिल्म का प्रोजेक्ट भी है हमारे साथ, तो उसके साथ भी हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। तो हम लोग हर फॉर्मेट में बेसिकली काम करना चाहते हैं, ताकि ये अल्टीमेटली मुझे भी समझ में आया कि मेरा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। और फोर्टे क्या है। जो बच्चे, हाँ ये भी है, समटाइम्स बच्चे आते हैं तो कहते हैं ये बनना है, लेकिन बाद में वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम उनको अपना फोर्टे ही पता नहीं होता, उनको पता ही नहीं, उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, उन्होंने जो देखा, एक चीज़ देखी वो देख करके चले आए। लेकिन यहाँ आते हैं तो उनको फिर पॉलिश किया जाता है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगहों पे उनको मौके दिए जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी आज के मीडिया इंडस्ट्री में मैं ये बात सबसे ही कहना चाहती हूँ कि आप जितना अपने आप को फैलाएंगे उतना अच्छा है। जबकि आपको शुरू में कहा जाता था कि अरे आप अपने आप को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रखिए एक तरफ, लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्री ही इतनी फ्रेजाइल है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मीडियम कब कोलैप्स कर जाए, करेक्ट, और कब वो बंद हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे। तो आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो आप जितने सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं उतने डेवलप कीजिए, एंड मीडिया में अगर आप हैं तो आपको रिसोर्सेज भी
अपने बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप एक तरीके से समझिए कि इस पब्लिक सेक्टर में आने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, और जो क्रेडिबिलिटी है, मैं अभी भी उसी चीज़ पर हूँ कि डिजिटल का कंटेंट लाख लोग कंज्यूम कर रहे हैं और सारी की सारी दुनिया डिजिटल पे आ गई है, बट स्टिल इनफैक्ट आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ने अपने आप को डिजिटल पर वो लेकर के आए हैं। अगर आप आकाशवाणी की बात करेंगी तो न्यूज़ ऑन एआईआर उनका ऐप है जो बहुत पॉपुलर ऐप है। आप उस पे तमाम रेडियो सुन सकते हैं, मतलब जो रेडियो बाहर के लिए जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इनफैक्ट जो अब्रॉड के लिए जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है हमारा, वो भी आप वहाँ सुन सकते हैं। वो भी मिल जाएगा। रीजनल सुनना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, नेशनल भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप दूरदर्शन की बात करेंगी तो उसने भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी वो है कि वो एक स्लो मीडियम है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको सबका ख्याल रखते हुए और क्रेडिबल होते हुए चलना है। तो वो स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की है और वो उस जगह पे नहीं पहुंचा है। जैसे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं अपनी 100%, और उसको कोड ऑफ जो ब्रॉडकास्ट है वो भी फॉलो करना है। बाकी लोग नहीं भी कर सकते हैं, बाकी लोग ब्रॉडकास्टिंग कोड नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन उसको करना है। तो वो ये भी है। जैसे अभी प्रसार भारती जो है उसने अपना OTT लॉन्च किया है वेव्स के नाम से। तो अब वेव्स एक OTT पर भी वो आ चुका है। यानी बहुत ऐसे लोग जो छोटा सिनेमा बना रहे हैं और उनके सिनेमा को कोई नेटफ्लिक्स और प्राइम नहीं लेने वाला है, उनको पता है कि वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो नहीं लेंगे। लेकिन वेव्स वो मीडियम है कि अगर आप कुछ एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं और आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, आप अप्रोच कीजिए और वेव्स उसको लेने के लिए तैयार है। तो आपके कंटेंट को एक डिजिटल के वजह से एक बड़ा दायरा मिलेगा और एक बड़ा स्पेस मिलेगा। मतलब डिजिटल जरूरी है, पर क्रेडिबिलिटी पहले वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। अच्छा, प्रिंट, टीवी या रेडियो, इन सब में से बेहतर मीडियम कौन सा है आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा है? देखिए, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा काम किया है, तो वो है। लेकिन और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने भी एक बार ऐसे कहा था कि अभी 2047 आते आते तक, और इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो बहुत पहले भी कहा था कि 2025-2030 आते आते तक प्रिंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है? ऐसा लोगों ने कहा था, क्योंकि देखिए रिसर्च होते रहता है अलग अलग टाइम पे, और रिसर्च में ये पता चला कि अब चूंकि डिजिटल इतना तेज़ी से आ रहा था और उसके लिए एक्सेप्टेंस था सोसाइटी में, तो लोगों ने कहा कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, अखबार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अखबार नहीं ख़त्म हुआ। अखबार ने क्या किया? अखबार ने अपने आप को डिजिटल कर दिया। अब आप उसके ई-एडिशंस पढ़ते हैं, राइट। तो जैसे अगर आप घर पे अखबार मंगाते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करते हैं, या आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में, जैसे आप मराठी गुजराती अखबार भी हैं, अगर वो अखबार आप मंगाते हैं, वो कितने मंगा सकते हैं? 1 2 3 4, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। लेकिन अब आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे चले आए हैं। अब आपने 4-5 अखबारों का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और वो सारे आप पढ़ते हैं। तो यही है कि अखबार ने भी अपने आप को डिजिटल किया है, ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को नहीं किया है। और मुझे लगता है कि सबसे ऑथेंटिक मीडियम आज भी जो है वो प्रिंट है, क्योंकि प्रिंट के पास टाइम है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि वो ब्रेकिंग के ज़माने का नहीं है। यानी अगर आज अभी कोई घटना हो जाती है, तो अगर टेलीविज़न होगा तो उसको है कि, और या डिजिटल है तो उसको है कि इसको तुरंत कवर करो, तुरंत दिखाओ, अभी कैप्चर करो। एग्जैक्टली, वो ब्रेकिंग वाली बात है। लेकिन अखबार के पास बहुत टाइम होता है, बहुत फुर्सत है। जो हुआ वो हो गया। अब उसके पास एक पूरा टाइम है कि वो रिसर्च करके उस पर एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट लेकर के अगली सुबह आ सकता है, जो शायद कहीं अच्छा है। 100%, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से आप और हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना कंज्यूम कर रहे हैं, आप 1 घंटे अपने आप फ़ोन उठा करके रील्स देख लेते हैं तो पता चलता है कि आपने कुछ 100-200 वीडियोज़ देख लिए, क्योंकि ये उंगलियां इतनी तेज चल रही होती है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि आपने रील्स में 100 रील्स देख लिया। करेक्ट, आई एग्री। तो ये जो है उसमें क्या है कि वो आपके दिमाग पे कोई असर नहीं बना रहा है। लेकिन और अभी भी ये चीज़ है कि जो पढ़ी हुई चीज़ है वो असर बनाती है। हाँ, पढ़ना इज ऑलवेज गुड। दोनों चीज़, पढ़ी हुई और सुनी हुई, क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि श्रुति ज्ञान लोग उसको कहते हैं कि जो सुनी हुई चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि
आपको अभी तक अपनी दादी नानी के किस्से, घर की बातें, रिलेटिव्स की बातें, गॉसिप, वो सब याद होगा, क्योंकि कान जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है आपका, और वो चीज़ों को बहुत इकट्ठा करता है और रखता है। तो जो सुनी हुई चीज़ें हैं ना वो आपको बहुत जल्दी याद होती हैं। आप बचपन में भी आप पढ़ना थोड़ी सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। कब सीखते हैं पढ़ना लिखना? या 4 साल हो जाता है तब आप थोड़ा थोड़ा आप लेटर्स पहचानना शुरू करते हैं, लेकिन भाषा तो आपको आ जाती है। 2 साल 2.5 साल का भी बच्चा बोलने तो लगता है, तो उसने कौन सा ग्रामर पढ़ लिया, उसने कौन सी भाषा पढ़ ली, हुआ क्या, उसने सिर्फ सुना। तो श्रुति ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो भी इसलिए ही बहुत इम्पैक्टफुल है क्योंकि वो सुनाता है आपको, सुनी हुई चीजें आपको याद रहती हैं, इसलिए आपको सारे पुराने गाने और सब कुछ याद है बिकॉज ऑफ रेडियो। टीवी की वजह से याद नहीं है, रेडियो की वजह से याद है। तो जो आपने तीनों जो मीडियम्स की आपने बात की, उसमें प्रिंट के साथ यही है कि प्रिंट कभी ख़त्म नहीं होगा और प्रिंट हमेशा रहेगा, क्योंकि प्रिंट की सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, रेडियो की सबसे ज़्यादा रीच है, क्योंकि आप देखेंगे कि रेडियो ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि 99% वर्ल्ड वाइड इसकी रीच है। तो जिस मीडियम की 99% उसकी रीच है, तो आप समझिए कि वो कितना बड़ा मीडियम है। तो लोग कहते हैं कि रेडियो भी खत्म हो गया, नहीं हो सकता है रेडियो खत्म, क्योंकि आज आपके यहाँ जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, ये जो वॉर की सिचुएशन बनी, उस दौरान भी आपने एक चीज देखी होगी कि सबसे पहले क्या करती है सरकार, इंटरनेट बंद कर देती है। करेक्ट। तो इंटरनेट बंद कर दी तो कनेक्शन टूट गया। हाँ। लेकिन इसी समय रेडियो जैसा मीडियम बहुत स्ट्रांगली आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल मोड में भी है, तो वो सिर्फ डिजिटल पे नहीं है कि आप सिर्फ उसको वहीं से लेंगे। हाँ। तो वो टेरेस्ट्रियल मोड में है, तो इस वजह से आप उसको सुन पाते। तो रेडियो चलते रहता है। इनफैक्ट हैम रेडियोज़ भी हैं जो गवर्नमेंट देती है, लोगों को कहती है कि आप वो ले सकते हैं, या कम्युनिटी रेडियो है, आप ओन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये रेडियो आप ओन कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जाइए, वहाँ कहिए कि आप हैम आपको चाहिए है, और आपके जो भी उनको जो डिटेल्स चाहिए होंगे वो आप देंगे, वो आपको दे देंगे। तो उस तरीके के सिचुएशन में मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आ गया और सारी चीज़ें बंद हो गई, बस रेडियो चलेगा, तो रेडियो चलेगा। हाँ, ये तो है। तो ये इस वजह से हम कभी भी डिनाइल के सिचुएशन में नहीं आ सकते। हम ये कभी नहीं कह सकते प्रिंट बंद हो जाएगा, टेलीविजन बंद हो जाएगा। ये हो सकता है कि कोई आकर के किसी चीज को ओवर पावर कर लेगा, ये करेगा, लेकिन कोई मीडियम कभी खत्म नहीं। सर्टेन फेज ऑफ टाइम हर किसी के लिए बटा हुआ होगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई आएगा। ओके, आपने कुछ इंफॉर्मेटिव शोज भी करे हैं, लाइक किसान दीदी, है ना? तो वैसे शोज़ के बारे में मतलब आपका क्या थॉट है, थॉट प्रोसेस होता है कि कितना ज़रूरी होता है ये शो? चूँकि ये किसान दीदी हैं तो किसानों से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है कि ये, एक तो ये कितना ज़रूरी है, दूसरा जिनके लिए ये बनाया जा रहा है, जो इनके मेन ऑडियंस हैं, टारगेटेड ऑडियंस, वहाँ तक ये शो कितना पहुँच पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के शोज़ आज से नहीं, दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है वो 60s, आकाशवाणी तो 60s के दौर से और 70s के दौर से दूरदर्शन ने भी बनाना शुरू किया, ख़ास करके एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम्स। रीज़न यही था क्योंकि आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो खेती पर ही आधारित है, यानी आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम है, तो ऐसे में उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था। तो लोगों को लगा कि प्रोग्राम बनाते हैं इस तरफ, इस वजह से इसमें विक्रम साराभाई का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, और उनका बहुत एक मन था कि नहीं, हम थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से किसानों को समझाते हैं। हाँ। तो ये एक कोशिश थी उनकी, तो उनको लगा कि नहीं ये करते हैं और प्रोग्राम बनाकर बताते हैं। तो अब प्रोग्राम में क्या बताएंगे? अब जो किसान है, जो एकदम लेमैन है, शायद अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो क्या समझेगा? लेकिन फिर भी उसको अपना काम तो आता है ना। अगर आप उसका काम उसको बताएंगे कि ये काम, तो उसमें क्या होता था कि बहुत छोटी छोटी चीजें आप बताते हैं, जैसे गड्ढा कैसे खोदते हैं ये भी वो आपको बता रहे हैं,
एक नॉर्मल गड्ढा कैसे खोदेंगे, फिर आप जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कैसे करेंगे। अगर आप खेती जैसी चीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास मवेशी होंगे, बहुत सारे आपने एनिमल्स भी रखे होंगे। अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे दवाई treat कौन सी करेंगे? देंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कौन कौन से सीजन में, जैसे आपको सीजनल बुखार और फ्लू होता है Correct. वैसे ही उसको क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो Correct. गवर्नमेंट को ये लगा, और ख़ास करके दूरदर्शन आकाशवाणी को ये लगा कि नहीं, इस तरफ ये प्रोग्राम्स बनाते हैं और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। एक और बड़ा गैप जो दिखता है वो ये भी था कि जो किसान चीज़ें उगा रहे थे, पता चल रहा था कि उनको मार्केट ही नहीं पता है कि कहाँ बेचना है, हाँ. और कोई बीच में कोई मीडिएटर था जो सारे पैसे उनके खा जा रहा था, या उनको वो सही दाम नहीं दिलवा पा रहा था। राइट। तो दूरदर्शन आकाशवाणी ने मंडी का भाव बताना तक आपको शुरू किया कि आप फला जगह रहते हैं, उस फला जगह की मंडी में गेहूं का ये रेट है, चावल का ये रेट है, दाल का ये रेट है, वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे कि आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, आप पिला लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना जाए। तो आप देख लीजिए कि मंडी जो भाव ऑफर कर रही है वही आपको उसी भाव पर आप बेच रहे हैं। हाँ, मतलब तो इस वजह से आप सोचिए कि ग्रास रूट लेवल पे, खास करके अभी भी छोड़ दीजिए इंडिया को, अगर हम बिहार की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी गांव में ही रह रहे हैं और खेती गृहस्थी ही कर रहे हैं। Correct. तो ऐसे में उनका अवेयर होना, और उसके अलावा एक और जो चीज़ थी वो थी कि साइंटिफिक अप्रोच से खेती करिए। अभी आप बहुत टेक्निकल और ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अब कुछ अलग करते हैं। अब जैसे उसमें ही आपने देखा कि हार्वेस्टिंग के तरीके बदल गए, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल लोग करने लगे, कहाँ बैलों से करा रहे थे। तो भाई जो चीज़ आपकी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, वो एक क्विक प्रोसेस है, वो पता चलता है कि वो आपका एक लॉन्ग प्रोसेस में चला गया। Correct. तो कैसे साइंटिफिक अप्रोच से ये सारी चीज़ें करेंगे, इस वजह से इस तरीके के प्रोग्राम्स को बनाया गया और अभी भी बना रही है। इनफैक्ट सरकार हमेशा पैसे खर्च कर रही है इस तरीके के प्रोग्राम्स पे, एडिशनल पैसे आते हैं आकाशवाणी दूरदर्शन को कि इस तरीके के प्रोग्राम्स को आप और बनाइए, ले करके आइए, और ताकि ऑडियंस को ज़्यादा एक विजन मिल सके और वो समझ सके कि जो खेती, आपको भी पता है कि आज के समय में IIT करके भी लड़के और लड़कियां कह रहे हैं कि हम खेती करेंगे, कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत पैसा है, और आप अपना एक काम भी कर पाएंगे, आप ऑर्गेनिक चीज़ें भी कंज्यूम कर पाएंगे, आप अपने घर के नज़दीक भी हो पाएंगे। तो एक तो है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके कहीं आप बाहर रह सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी उस तरीके से पैसे आप बना सकते हैं और एक अच्छा काम कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। राइट मैम, लेकिन ये जैसे आपने बोला कि दूरदर्शन अभी किसान भाइयों के लिए पहले भी आता था कृषि दर्शन करके, ठीक है, तो और अभी भी है, जैसे ये चीज़ें चल रही हैं, लगातार बेसिस पे चल रही हैं। पर पहले था तो पहले सिर्फ दूरदर्शन था, ठीक है, फिर ये एक अलग अलग चैनल्स, केबल का लाइन आया, अलग अलग चैनल्स आ गए, अब दूरदर्शन कहाँ ही कोई देख पाता है। मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल की अगर हम बात करें तो इवन कि जो किसान घर हैं, किसान घर में भी या तो वो टीवी नहीं देखते हैं, या फिर अगर उनके यहाँ टीवी है तो घर में लोग प्रेफर करते हैं मूवीज़ और ये सारा कुछ वो चलता रहता है। कोई भी ये नहीं सोच रहा है, शायद आज के डेट में, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, वो आपसे बेहतर, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि कोई भी शायद ये नहीं सोच पा रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं अगर दूरदर्शन हमारे लिए कोई प्रोग्राम लेके आ रहा है, या फिर शायद उनको पता ही नहीं है। पहले न्यूज़पेपर्स आते थे तो न्यूज़पेपर्स में एक पूरा कॉलम होता था कि कार्टून नेटवर्क पे कौन सा आएगा, मूवी कौन सी आएगी, ये वो, मतलब वो पूरे हफ्ते का नहीं, हर दिन का होता था, हर दिन का भी, और हफ्ते का, महीनों का भी अपडेट, महीनों का भी रहता था, और हर दिन का भी होता था, टाइम वाइज लिखा होता था, इतने बजे ये शो, इतने बजे ये शो, इतने बजे ये शो। अब नहीं आता न्यूज़पेपर में। तो अब जिन घरों में न्यूज़पेपर जाता है वहां भी नहीं पता है कि मेरा शो दूरदर्शन पे कृषि से रिलेटेड भी कुछ आने वाला है, या कुछ भी हमारे काम का। तो यहाँ ये जो गैप है ये कैसे फिल हो सकता है मैम? देखिए, जो आपने रीच की बात की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चूंकि यही मीडियम सबसे पहले आया था, आकाशवाणी ही पहले आया था, दूरदर्शन ही पहले आया था, बाद में प्राइवेट प्लेयर्स आए। राइट।
तो जब 1991 जब हमारी एलपीजी की जो पॉलिसी आई, जिसमें कहा कि हम अर्थव्यवस्था को अब खोल रहे हैं, यानी जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, हमने उनको वेलकम किया, हमने कहा कि आप आइए। तो ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए, उससे पहले तो दूरदर्शन ही हुआ करता था। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने की वजह से एक चीज़ तो हुई है कि वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स लेकर के आए। और करेक्ट। अभी भी आपको पता है कि आप टेलीविज़न को, रेडियो को या एनी अदर मीडियम को इंफॉर्मेशन से पहले एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मेरा एक ऐसा टाइम है। जैसे आप अभी भी घर पे बैठे हैं, आप मान लीजिए आप ऑफिस से आए, आप 8 बजे 9 बजे जब भी आए, तो आपने एक टीवी लगा लिया कि अच्छा चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपने हमेशा इस मीडियम को रिफ्रेशमेंट के मीडियम की तरह यूज किया है। हालांकि जब शुरू में शुरुआत हुई थी, तो इसको तो हमने शुरू ही इस वजह से किया था कि हम इसे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड देन एंटरटेनमेंट करेंगे। वो थर्ड प्रायोरिटी थी ऑब्वियसली। लेकिन पता चला कि ये दोनों चीजें हट गई, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, हाँ एंटरटेनमेंट आ गया। तो अभी भी आप जितने भी चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स भी देखते हैं, एंकर्स भी जिस तरीके से बात करते हैं, जो उनका तरीका है वो इतना फनी हो गया है। वो क्या है कि वो न्यूज नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक एंटरटेनमेंट शो दे रहे हैं आपको, जो आप पसंद कर रहे हैं। तो ये जो एक चैलेंज है, जो आपने कहा कि एक बड़ा गैप जो आ गया है, वो रीच का गैप इसी वजह से है, क्योंकि दूरदर्शन, आकाशवाणी को हमेशा लगा कि हम क्रेडिबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात है कि हम एक शांत और सौम्य तरीके से जो बातें कहते हैं हम वैसे ही कहेंगे, वही हमारा स्टाइल है। हाँ, हमें नहीं उस हश हश में पड़ना है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। हमारा अपना एक स्टाइल है। तो आप देखेंगे अभी भी दूरदर्शन अगर आप खोलेंगे तो न्यूज एंकर्स को भी देखेंगे तो बहुत पोलाइटली शालीन तरीके से बैठ के बात करें, वन बाय वन आपके इन्फॉर्मेशंस दिए और गए। अभी भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई आपका स्टेट पीसीएस देने वाला कोई स्टूडेंट है, वो भी अभी अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए है और उसको न्यूज़ चाहिए है, तो वो अभी भी लोग उनको कहते हैं कि आकाशवाणी सुन लो, क्योंकि उसका न्यूज़ आएगा, उसमें सिर्फ न्यूज़ होगा। और जो दूरदर्शन है उसको लगा लो तो उसमें न्यूज़ मिल जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि आप कोई भी एनी रैंडम प्राइवेट चैनल का अगर आप नाम ले लेती हैं और उसमें पता चलता है कि आप पूरे दिन उस प्राइवेट चैनल को देखिए, न्यूज़ का चैनल है, पूरे दिन देखिए, और दिन के आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3-4 बड़ी खबरें क्या हैं बताइए, तो आप मसाला बताएंगे लेकिन खबर नहीं बताएंगे। अब आपके प्रधानमंत्री का कहाँ विजिट हुआ, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ, कौन सा समिट हुआ, उसमें क्या बात हुई, इंटरनेशनली मैं बात कर रही हूँ, नेशनल लेवल पे कौन सी न्यूज़ बहुत बड़ी है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पता चला वो कुछ है ही नहीं। वो तो बस टीआरपी बढ़ाने का एक, और उसमें अब एक नया कल्चर आ गया है पैनल डिस्कशन का। इसे कुछ नहीं है तो पैनल डिस्कशन करा लेते हैं। तो वो क्या है, वो एक फिलर था। पैनल डिस्कशन इज अ फिलर ऑलवेज, लेकिन आपने उसको मेन चीज बना ली है कि हम किसी चीज पे 10 लोग बैठ करके बात कर लेंगे, 5 लोग का पैनल बनाते हैं, बात कर लेंगे। पता चल रहा है कि सब उसमें आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको क्या लगता है ये कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं। जिस तरीके से प्राइवेट मीडिया इस तरीके का काम कर रही है, ये उसको नहीं करना चाहिए। और देखिए, डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम्स ऐसा नहीं कि हमें कोई इशू है। अगर आप पहले राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी आता था, जिसका नाम बदल के वो संसद टीवी हो गया, उसका काम ही यही था कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुई राज्यसभा या लोकसभा में, उस प्रोसीडिंग्स को बताते थे और उस पर विमर्श होता था, एक डिस्कशन करते थे हम, एक डिस्कोर्स होता था कि भाई कोई एक आधो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ और विशेषज्ञ हैं किसी क्षेत्र के, वो आकर के मिलकर के बात करेंगे। तो इससे जो एस्पिरेंट्स थे उनका भी एक विजन बनता था। अभी भी आप द हिंदू और बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस वगैरह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि उसके जो आर्टिकल्स होंगे वो पढ़ेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन है उसके तो अंदर। ये वाली चीज थी। तो जो गैप है वो तो है अभी भी, और उस गैप को पाटने की कोशिश ऑल्दो पब्लिक सेक्टर के मीडियम्स करते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनका अपना स्टाइल है, जैसा कि मैंने कहा। और वो ये नहीं कर सकते। अभी आज के टाइम में आप एंकर्स को देखेंगे तो 2 एंकर्स बुलेट पे एंकर एक बुलेट पे है, और साथ ही साथ उसके साथ जो डिस्कशन में जो जिसको उन्होंने बुलाया है वो भी बुलेट पे बैठे हुए। अब वो बुलेट पे एक दूसरे के साथ जाते हुए बात कर रहे हैं।
तो बात करना उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगा, या जो डिस्कस करें वो इम्पोर्टेंट लगा, कि अब आप रोड का कियोस्क देखेंगे, आप पता चलेगा कि वो बाइक पे कैसे चलाते हैं ये देखेंगे, कि आप उसका इन्फॉर्मेशन सुनेंगे, आप आखिर करेंगे क्या? हमने तो आपको उलझा दिया ना। हाँ, जैसे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे जगह पे कर रहे हैं जो कि जहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, जिसमें डिस्कशन हट के बाकी सारी चीजें हो गई। इसीलिए आज के टाइम में पूरा मीडिया जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीडिया पे शिफ्ट हो रहा है, जहां लोग कह रहे हैं कि हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, आप 199 100 का एक सब्सक्रिप्शन हमारा लीजिए, हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, न्यूज़ देंगे, रिसर्च देंगे, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स आपके लिए लाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर के आएंगे, तो आप वो वहां से देखिए। तो ये हो गया है। तो इस तरीके के चैनल्स को तो अब लोग बाईपास कर रहे हैं। ये भी बात है जी। हेलो डॉक्टर, बिहार विहान, ये जो शोज हैं इनमें कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे, या फिर जो भी चैलेंजेस आए वो, और इसमें इन दोनों शोज से रिलेटेड जो प्राउड मोमेंट था वो आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए, एंकरिंग में जब आप आते हैं खास करके, तो फिर वहाँ से, और उसमें भी लाइव प्रोग्राम्स, बहुत डिफरेंस है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स की बात अलग हो जाती है, एंड जो आपके लाइव शोज हैं उनकी बात अलग हो जाती है। तो लाइव शोज जो हैं वो हमेशा बहुत चैलेंजिंग होते हैं। जिन दो शोज़ का आपने जिक्र किया, मैं स्पेसिफिकली पहले ही बताना चाहती हूँ कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें आप कट कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है। लेकिन जो लाइव शोज़ होते हैं वो थोड़े टफ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है और बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। मूड ख़राब भी हो सकता है आपका किसी बात से, आप किसी बात से चिढ़ के भी आए हो सकते हैं, आप शायद उस दिन आपके हिसाब से बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। हो सकता है कि शायद आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन आपको लाइव शोज़ में बहुत प्रॉम्प्ट दिखना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका काम करना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पता चला कि जो जवाब दे रहा है वो कुछ और दे रहा है, आपके दिमाग में कुछ और सवाल चल रहा है, आप कहीं और से परेशान होकर के आए हैं, या आप प्रॉम्प्ट नहीं है बेसिकली। तो ये इश्यूज होते हैं। लेकिन फिर वही है कि लाइव शोज़ का चार्म भी बहुत अलग होता है आपको, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ ऑडियंस से, या कर रहा हूँ, तो अभी आप जो बताना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो आप अपने बेस्ट पॉसिबल वे में उस समय डिलीवर कर पाते हैं। करेक्ट। रिकॉर्डेड प्रोग्राम में एक थोड़ा सा दिमाग में बंद तो जाता ही है कि अच्छा ये तो रिकॉर्डिंग है, अच्छा, थोड़ा सा आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, लेकिन वहाँ आप बहुत क्विक भी रहते हैं, बहुत प्रॉम्प्ट रहते हैं। तो वो एक चीज़ तो है। और जो आपने कहा कि चैलेंजेस इन दोनों शोज़ को जो लेकर के है, उसमें हेलो डॉक्टर को लेकर के मैं स्पेसिफिकली ये बात मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि हर बार कोई नया डॉक्टर आता है, तो हर बार नया टॉपिक है। अब हर बार नया टॉपिक है और आप पता चलता है कि उस बैकग्राउंड से है ही नहीं। करेक्ट। और मैं तो कम्प्लीटली आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, तो मैंने तो साइंस को बहुत पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया था। तो मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था उस तरफ। लेकिन यही है कि आप जब एंकरिंग में होते हैं, शोज़ आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अब खेती गृहस्थी और उस तरीके के शोज़ कर रहे हैं, पता चल रहा है खेती का कुछ तो आइडिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, कोई टेक्निकल कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। इनफैक्ट आज के बच्चों से तो आप पूछ दीजिएगा कि कौन से सीजन में कौन सा अनाज फसल और अनाज उगती है, तो कह देंगे नहीं पता। रबी और खरीफ पूछ दीजिए, नहीं पता होगा। दलहनी फसल फलाना, तो छोड़ दीजिए, हम बहुत आगे चले गए। नहीं पता होगा उनको, ऑब्वियसली नहीं पता। ऑब्वियस रीजन से नहीं पता होगा, क्योंकि उनका जो मीडिया है उनको वो चीज़ें नहीं दिखा रहा है। उनका मीडिया उनको कुछ गॉसिप दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है। करेक्ट। और इन्फॉर्मेशन भी उस तरीके से नहीं दे रहा है। तो जो मैंने कहा हेलो डॉक्टर प्रोग्राम को लेकर के स्पेसिफिकली, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि हर बार डॉक्टर अलग है, और एकदम टेक्निकल चीज़ें वो आपको बता रहे हैं। अब आपको उसके लिए तैयारी फिर बहुत करनी पड़ती है। अब आप वीडियोस देखें, अब आप उससे रिलेटेड गूगल करें, आप अपना एक रिसर्च करें। अब आपकी अपनी R&D चल रही होती है हाँ। कि अब आप रिसर्च कर रहे हैं, खूब सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तब जाकर के आप 10 या 11 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पा रहे हैं। देखिए, एक बात होती है, हमेशा लोग कहते हैं कि एंकरिंग में क्या है ऐसा, 10 क्वेश्चंस बना लिए, गए, पूछे, क्या हो गया, ये तो सबसे आसान तरीका है, इसमें क्या करना है। लेकिन ये सबसे टफ है, क्योंकि अगले से जब आपको सवाल पूछना है, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ भी नहीं दिखाना चाहते। आप चाहते हैं कि भाई उससे हम डिस्कशन करें, तो लगे कि ठीक है डॉक्टर से डिस्कशन करें, ठीक है हम डॉक्टर तो नहीं होंगे, ठीक है, उतना टेक्निकल साउंड ना करे, पर वैसा भी नहीं लगे कि बिल्कुल कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं आता। हाँ,
करेक्ट। तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें तो जाननी ही पड़ती हैं, आपको उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आज के ज़माने में एआई और चैट जीपीटी के ज़माने में लोग भले उससे क्वेश्चंस पूछ लें, निकाल लें, लेकिन फिर यही है कि क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली पूछ लेंगे। जैसे वो तो हुआ कि सामने कोई बैठा, हमने वन बाय वन क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया, खत्म। लेकिन मेरा अपना इनपुट क्या है? करेक्ट, हाँ। क्योंकि वो एक डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम है, तो वहाँ डिस्कशन होना चाहिए। तो जब डिस्कोर्स होगा तो मुझे भी कुछ आना चाहिए, मेरा भी कुछ बिल्कुल आउटपुट उसमें जाना चाहिए। हाँ। तो उस मामले में वो चैलेंजिंग है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर्स अलग, इश्यूज अलग, कारण अलग। लेकिन यही है कि आप बहुत जानते हैं, फिर आपके कम से कम नेटवर्क्स और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप हो पाती हैं। कभी डॉक्टर साहब से आप खुद भी कुछ पूछ लेते हैं, अगर आपके पर्सनल इश्यूज हैं तो वो भी आप डिस्कस कर पाते हैं कि चलिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हमारा रिपोर्ट देख दीजिए प्लीज़। तो वो भी है, देखिए हमको ये दिक्कत हो रही है, या फादर को दिक्कत है, या कोई रिलेटिव को है, तो वो भी आप पूछ पाते हैं। तो एक कनेक्शन भी बनता है ना, अच्छा भी लगता है। जहाँ तक बिहार बिहान की बात है, तो वो डीडी बिहार का सबसे पॉपुलर शो है और वो मॉर्निंग लाइव शो है। तो वो सुबह 8 बजे का शो है, 8 से 9 का। तो वो 1 घंटे आपको मतलब एकदम ऑन टोज रहना पड़ता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपका गेस्ट टाइम पे आया कि नहीं, क्योंकि 8 बजे तो कुछ भी हो जाए उस प्रोग्राम को शुरू होना है। तो आपका गेस्ट आया कि नहीं, सारी चीज़ें हुई कि नहीं, आपने उससे फर्दर बात किया कि नहीं, डिस्कशन किया कि नहीं। और एक और चीज़ है कि वो पर्सनालिटी बेस्ड प्रोग्राम। ओके। तो उसमें जो गेस्ट आते हैं, आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में पूछना पड़ता है। तो जैसे अलग अलग क्षेत्रों के एमिनेंट पर्सनालिटी जो हैं वो आते हैं उस प्रोग्राम में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड से वो हो सकते हैं। अब आप उनके बारे में पूरी हिस्ट्री लीजिए, अब उनके बारे में अलग से पढ़िए, फिर आप ये भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप क्या नहीं बताना चाहते हैं, ये भी कहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पर्सनल क्वेश्चंस को लेकर के, प्लीज कुछ पर्सनल मत पूछेगा, मतलब लाइक फैमिली एंड ऑल, क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड प्रोग्राम है तो सब कुछ ही पूछेंगे। तो कई सारे आईएएस भी आते हैं तो उनको लगता है पर्सनल वाली कोई चीज मत पूछे। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे अभी स्वाति मिश्रा आई थी हमारे प्रोग्राम में, जिनका गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, राम आएंगे। हाँ। तो वो आई थी, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी सबा करीम आए थे, तो उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अलग अलग टाइम पे बहुत अलग अलग लोग आए हैं। अभी एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर आए थे, उनके साथ मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। तो आपको वैरायटी ऑफ पीपल से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप कोई मान लीजिए कि मैं कोई हेल्थ का शो कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उतना ही जान रही हूँ, लेकिन मैंने एक पर्सनालिटी बेस्ड किया। मान लीजिए मैंने बहुत सारे कुकरी के शोज भी दूरदर्शन के लिए किए हैं, इनफैक्ट मैंने पेट शोज भी किया है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी वो मीडियम है जिसको पेट पे भी शोज बनाने हैं, उसको मॉम शोज भी बनाने हैं। उसने मॉम शोज भी बनाया, मैंने वो भी किया है। तो शोज मैंने बहुत सारे किए हैं, चूंकि 10 से 11 साल से मैं वहाँ काम कर रही हूँ। तो जब जो आया हमने किया। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर बार कुछ अलग ही है। अब पेट शो है, अब वेटरनरी डॉक्टर से पूछ रहे हैं, हमने कभी पेट रखा ही नहीं, हमको पेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ब्रीड्स कौन कौन सी होती है कुछ आइडिया ही नहीं है। और पता चल रहा है कि आज हम बात करेंगे डॉग पे आज हम बात करेंगे कैट पे। अब उसकी वैरायटी क्या है, कैसे होते नहीं होते, उनका क्या मूड होता है, वो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन पता चलता है कि आपको करना है क्योंकि आपको मिल गया है। तो मिल गया है तो इसीलिए चैलेंजिंग है। लेकिन यही है कि फिर आपको उसमें मज़ा भी आता है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो, और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलता है उसमें, क्योंकि हर बार अलग फील्ड से लोग आएंगे, हर बार नया टॉपिक, हर बार कुछ नया सीखना। जैसे कई बार बहुत स्पोर्ट्स से कोई पर्सनालिटी ऐसी आ जाती है जो स्केटिंग से है, वो स्केटिंग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब पूरी दुनिया और देश जो है वो लगा हुआ है क्रिकेट के पीछे, वो क्रिकेट आईपीएल उससे बाकी आगे कुछ जान ही नहीं रहा है। अब पता चल रहा है कि कोई ऐसा गेम से कोई रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जिसके बारे में आप भी नहीं जान रहे। अरे तो उसके बारे में तो जानते ही नहीं है। अब फिर खोलो किताब पढ़ो, तब आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन वो अच्छा है, वो आपके खुद की पर्सनालिटी के लिए अच्छा है।
आकाशवाणी, मतलब आप जैसे आपने बोला कि जैसे 11 साल से आप वहाँ पे हैं, तो आकाशवाणी ज्वाइन करना, वहाँ के शोज़ सिर्फ आपके लिए एक करियर के बेसिस पे था, या आपका कुछ ऐसा पर्सनल इंटेंशन, मतलब एम भी था आपका, कुछ ऐसा था कि मतलब इस शो के माध्यम से मुझे ये करना है? एक होता है कि सिर्फ करियर के लिए चलो ठीक है मिल रहा है तो कर लिया, एक होता है कि अपना एक इंथु होता है और उसके थ्रू मुझे भी कुछ करना है, ऐसा एक सोच करके इंसान आगे बढ़ता है। तो आपके लिए ये क्या था? देखिए, वैसे भी लड़कियों के लिए लोग हमेशा कहते हैं कि ये बहुत बोलती हैं, और यही बहुत बोलने के चक्कर का मामला आ गया हमारे सामने भी। ये फैमिली में भी मेरे लोगों को लगता था कि अरे ये बहुत बोलती है और कितनी बातें हैं इसके पास। लेकिन एक चीज़ और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाया करता था कि आवाज़ अच्छी है, अरे क्यों नहीं उस तरफ आप ट्राई करते हैं, क्योंकि रेडियो सिर्फ रेडियो ही नहीं है, उसके अलावा वॉइस ओवर है, डबिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो करेक्ट। भी एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, और बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आकाशवाणी भी ऐसे ही लक बाई चांस की तरह ही आया, और आया तो फिर जब मैं वहाँ गई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्राइम फोकस मेरा टेलीविज़न था, मैं उधर काम कर रही थी और अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन फिर मीनवाइल ये चीज़ आई आकाशवाणी, तो मुझे लगा कि अच्छा चलो करके देखते हैं। लेकिन एक परसेप्शन मेरे दिमाग में भी था कि कौन सुनता है, इसके लिसनर्स कितने बचे हैं, क्योंकि तब मीडियम वेव पर जो प्राइमरी चैनल है हमारा, उस पे उससे शुरुआत हुई थी मेरी, और एक यूथ का प्रोग्राम आता था, यूथ बेस्ड प्रोग्राम था, वो मैं किया करती थी। और उसमें लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि अरे यार ये तो बहुत पर्सनल स्पेस है, मतलब मेरा इसमें तो मज़ा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने जितनी जगहों पे काम किया, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि रेडियो उन सब में से सबसे अच्छा मीडियम मुझे लगा, क्योंकि आपको उसमें सबसे ज़्यादा कहने का मौका मिलता है, और आपको बहुत मौके मिलते हैं उसमें, और बहुत इंटरैक्शन का मौका मिलता है आपको। मतलब आपको पता भी नहीं है कि आप एक बंद कमरे के स्टूडियो में जहाँ से आप बोल रहे हैं, शायद आपको लाखों कितने करोड़ों ही लोग लोग सुन रहे हैं। हैं, करेक्ट। और ये नहीं जानना इतना अच्छा है कि पता नहीं आपको कौन सुन रहा है, और नहीं जानना बहुत अच्छा है। टीवी में तो लगता है कि अच्छा कोई देख रहा होगा, कोई किसी ने देख रहा लेकिन होगा। रेडियो में लगता है कि सिर्फ मेरी आवाज़ के माध्यम से अगर कोई मुझे जान रहा है, तो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो अच्छा है। तो वो स्टूडियो, बंद स्टूडियो जिसमें सिर्फ एक ऐसा माइक लगा हुआ है और आप हैं, और वो आपका टाइम है। आप 4 घंटे का शो हमारा होता है एफएम का, तो 4 घंटे के शो में हम लोग 4 घंटे एकदम फ्रेश रहते हैं। जबकि अगर आप प्राइवेट चैनल्स की बात करेंगे तो वो रिकॉर्डेड भी उनके प्रोग्राम्स रहते हैं, उसके साथ बहुत सारी साउंड इंजीनियरिंग भी रहती है एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हमारा 4 घंटे का लाइव है, तो हमको खुद का भी मूड देखना है, ऑडियंस का भी मूड देखना है, वेदर कैसा है ये भी देखना है, और सबको मिला जुला करके एक प्रोग्राम बनाना है जो मेरे ऑडियंस को पसंद आएगा, या मेरे लिसनर्स को बेसिकली पसंद आएगा। तो रेडियो में जब मैं गई तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है, और सीखने का मौका मिलता है, और ख़ास करके जो डिलीवरी, आप एक होता है ना फंबल करने वाली चीज़, और ये सारी वो सारी चीज़ें वहाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप इतना मंझ जाते हैं उसमें, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस करना पड़ता है अपने कंटेंट पे और वॉइस पे, उसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। टेलीविजन में तो बहुत भटकावा, कैसे लग रहा है इसका भी टेंशन रहता है, बाल ठीक लग रहा है कि नहीं, कैमरा पर्सन उधर से कह रहा है कि आपके बाल इधर से, मेरे कर्ली हेयर है तो मुझे इसके लिए बहुत सुनना पड़ता है कि बाल इधर से थोड़े से ऊंचे हो गए, थोड़े से नीचे हो गए, कैसा हो गया, आपका मेकअप ठीक है कि नहीं है, पता चला लाइट्स आज अच्छी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं आपके शक्ल पे, पता चला आज आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, मुंह फुला हुआ है, सूजा हुआ मुंह लेकर के आप पहुंचे हुए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं वहां पे। लेकिन जैसे ही आप रेडियो में आते हैं तो कैसे भी आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आपने एक ट्राउजर और चप्पल भी पहनी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग आपको आवाज के माध्यम से आवाज सुन रहे हैं आपकी। तो वहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन है। तो रेडियो में मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, एंड रेडियो ड्रामा भी मैंने किया है। ओके। हाँ, तो वहाँ वो एक और अलग एक्सपीरियंस था कि ड्रामा जो आप देखते हैं, यानी जो सीरियल्स वगैरह आप देखते हैं, वो आप जो आप टीवी पे देखते हैं वो एक अलग तरीके से शूट और रिकॉर्ड होता है, और यहाँ का ड्रामा बिल्कुल अलग तरीके से रिकॉर्ड और शूट होता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये थोड़ा आवाज़ सा से ही सारी चीज़ें करनी है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए ना मैम। क्योंकि देखिए, रेडियो ड्रामा एक ऐसी चीज़ है कि उसमें यही है कि सारी चीज़ें आपको आवाज़ से, गले का ही इस्तेमाल करके करनी है। और अगर आप हमारे आकाशवाणी आएंगे तो मतलब बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट हैं,
एक तो पूरे बिहार में ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड जो वहाँ हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आवाज़ का ही वो कमाल है कि किसी को अब अभी मुझे कुछ 50 साल की महिला का कैरेक्टर मिल जाए तो वो मुझे करना होगा, और पता चल रहा है कि मैं तो हूँ। एग्जाम्पल प्लीज। जैसे उसमें है कि आप आवाज़ का बेस अलग तरीके से करेंगे, और वही फिर बेस का खेल हो जाता है। उसके अलावा जो स्पीच के जो वेरिएबल्स हैं, जैसे आपका टेम्पो कितना होना चाहिए, पिच कितना होना चाहिए, ये माइक से आपका डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैं आ रही हूँ, अगर आप इस तरफ से यहाँ से बोल रहे हैं यानी लगता है कि कोई दूर से बोल दूर रहा से है, बोल रहा है। दूर से ये बोल। सारी चीज़ें आपको वहीं उसी स्टूडियो में करना पड़ता है। आप नॉक करने की भी आवाज़ जो है ना, वो पता चल रहा है किसी दीवार पे आप दीवार पे मार रहे नॉक करके हैं, दे रहे हैं, हाँ, तो हाँ, हाँ। सारी साउंड इंजीनियरिंग भी आपकी वहीं हो रही है। इस तरीके के साउंड्स भी आपके वहीं रिकॉर्ड हो रहे वॉइस मॉड्यूलेशंस भी बहुत हैं, वो करने होते सारी हैं। चीज़ें होती वॉइस हैं। ओवर भी करा होगा आपने? हाँ, एंड बहुत सारे किए हैं वॉइस ओवर। और हमेशा, क्योंकि रेडियो में जब आप हैं तो रेडियो के लिए हालांकि हमने वॉइस ओवर्स बहुत कम किए हैं, वॉइस ओवर्स हमने टेलीविज़न के लिए ज़्यादा किए हैं। रेडियो में खासकर काम करने के लिए या पूरे मीडिया में ही काम करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लैंग्वेज है। करेक्ट। पहले तो लैंग्वेज पे कमांड कीजिए, जो भी लैंग्वेज प्रेफर्ड लैंग्वेज आपका, हिंदी, इंग्लिश, इनफैक्ट डायलेक्ट्स भी मैं कहती हूँ। अब तो भोजपुरी के कंटेंट्स इतने चल रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भोजपुरी कंटेंट बना रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बना रहे हैं और बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। ठीक है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम का कंटेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि डायलेक्ट्स कितने पॉपुलर हो रहे हैं। करेक्ट। आप डायलेक्ट पे ही अपनी एक्सपर्टीज कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई में जो फिल्में बन रही हैं उसकी डबिंग हो रही है यहाँ। राइट। डबिंग के कई सारे स्टूडियोज बन गए हैं पटना में, हाँ। और डबिंग हो रही है यहाँ पे बाकायदे। और पता चल रहा है कि शूट किसी ने कर दिया, और वो पता चल रहा है कि कोई बंगाली एक्ट्रेस है, उसने भोजपुरी फिल्म की। अब उसकी आवाज तो है नहीं, और प्लस एक्सेंट का भी मामला है, टोन का भी मामला है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ किसी को कहिए वो कर दें, तो कर देंगे। बहुत सारे ऐसे शोज हैं, मूवीज हैं जिसमें ये हो रहा है। हाँ, एक्चुअली हो रहा है। एंड रीजनल सिनेमा में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, जैसे हिंदी वगैरह में तो अब ऐसा है कि, और देखिए अब लोग आपकी आवाज़ इतनी सुन चुके हैं कि वो जानते हैं कि आप ही हैं। करेक्ट। हाँ, तो अगर शाहरुख खान चाहेंगे कि उनकी आवाज़ कोई डब कर दे तो कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि शाहरुख इतना बोल चुके हैं, शाहरुख की इतनी आवाज़ लोगों ने सुन ली है कि शाहरुख की आवाज़ लोग कहीं से भी पहचानते हैं। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ही हूँ और मेरी आवाज़ कोई नहीं जानता, तो मुझे अगर आप भी अगर डब कर देंगी तो चलेगा। हाँ, अगर मेरी पर्सनालिटी से मैच करती हुई अगर वो आवाज़ हुई तो डिपेंड करता है कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी तगड़ी लग रही हूँ, मेरी आवाज़ कुछ बहुत एकदम धीमी सी और वैसे आ रही है, वैसे नहीं, तो फिर मेरी पर्सनालिटी के साथ वो आवाज़ मैच नहीं करेगी। हाँ, वो मैच करनी चाहिए। जर्नलिज्म मतलब आपने करा है और आपने पढ़ाया भी है बच्चों को। इससे पहले कि मैं ये सवाल पूछूं, एक आपसे आपके लाइफ की समरी जानना चाहूँगी कि ये आपके अंदर जर्नलिज्म का जो कीड़ा है वो कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत करी आपने, एंड क्या चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े या एवरीथिंग वाज स्मूथ? नहीं, देखिए चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में हैं और वो आएंगे ही आएंगे, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने कहा कि जर्नलिज्म का जो कीड़ा है, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाली लड़की, जिसको था कि भाई करना है कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई यूपीएससी करना है, कोई एस्पिरेंट बनना है, या चूँकि मैंने कहा है कि मैंने साइंस बैकग्राउंड भी नहीं लिया, तो मुझे ऐसा भी नहीं था कि मुझे कुछ इंजीनियरिंग कर लेनी है। मुझे था कि बेसिक ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, देखेंगे क्या करना है आगे। मतलब इतनी रिलैक्स थी मैं कि देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन जब मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है, कंकड़बाग जो है वहाँ से, तो मैं वहाँ की स्टूडेंट रही हूँ, और सब आपस में बात करते थे, किसी को लॉ फर्म में जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो उस दौरान अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन जो था मेरे ज़माने में, जबकि मैं हूँ, तो दूरदर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल था और लोग उसको देखते थे। और उसमें नीलम शर्मा आती थी, एक न्यूज़ रीडर हुआ करती थी, बाद में न्यूज़ एंकर भी थी, बहुत प्रिटी थी, उनके बहुत लंबे सुंदर बाल थे और बहुत वो अट्रैक्टिव लगती थी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे लगा कि यार ये काम ठीक लग रहा है, ये कर सकते हैं। Okay.
ये कर सकते हैं, इसमें शायद मज़ा आएगा, इसको करके देखते हैं। तो इसलिए मैंने कहना शुरू कर दिया कि जब हमारे पिताजी ने पूछना शुरू कर दिया कि 10th कर लिया, तो साइंस के लिए बहुत दबाव था। साइंस ले लो, साइंस नहीं तो कॉमर्स ले लो, एटलीस्ट कॉमर्स ले लो। एटलीस्ट हाँ, तो जैसे कॉमर्स कितना फॉर ग्रांटेड रहा हो कि आप कह रहे कि एटलीस्ट कॉमर्स ले लो। हमने कहा कि नहीं, हम ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड भी मेरा शुरू से रहा है, ये मेरी फैमिली भी जानती है। तो उनका था कि अच्छा नहीं कह रही है तो छोड़ दो यार, क्या ज़रूरत है, पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। तो हमने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, और उसके बाद फिर हुआ कि जर्नलिज्म की बात थी। तो एक चीज़ मेरे फादर की मुझे हमेशा लगती है, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज पढ़ लो, जो मैंने आपको शुरू में कहा। अब यही है कि आप 10 साल थोड़ा झक लेते हैं खुद, तो आपको एहसास होता है कि अरे यार नहीं, वो सही कह रहे थे शायद। तो उन्होंने मुझसे शुरुआत में कहा कि लैंग्वेज पढ़ लो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, मतलब ग्रेजुएशन लैंग्वेज से कर लो, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, जो मन है, लेकिन पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो। क्योंकि मैंने ये कह दिया था कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस मैं नहीं पढ़ूंगी, ये भी था। तो अब इतने रूल्स लगा लगा के आप खुद चल रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो उसमें उनका था कि उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट भी करी हमसे। मैं चूँकि यहीं से थी तो PWC, मगध महिला, सब जगह हमने अप्लाई किया था, हर जगह हो गया था इंग्लिश ऑनर्स। लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं नहीं करूँगी, मुझे जर्नलिज्म करना है। अब उनको लगा कि अब ये नया रोग लेकर के आ रही है। एंड वो चूँकि इस फील्ड से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे, तो उनको पता था कि इस फील्ड में चैलेंजेस बहुत हैं और पैसे बहुत कम हैं। ये दो चीज़ वो बहुत अच्छे से जान रहे थे। तो वो इस वजह से थोड़ा सा और भी था, वो फोर्सफुली कहते थे कि अरे नहीं 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 नहीं, आर्ट्स में लैंग्वेज पढ़ लो। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, जब करना ही यही है तो अभी से करेंगे, क्यों करेंगे मास्टर्स, अभी से ही करेंगे। तो एक जिद भी थी। तो खैर मैंने माखनलाल से किया अपना बैचलर्स भोपाल जा करके, फिर मैंने मास्टर्स यहाँ आकर के किया। और फिर लगा कि अच्छा चलो, मास्टर्स करने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि चूँकि उस समय तक मैं दूरदर्शन करना शुरू कर दिया था मैंने, और तो मुझे लगा कि चलो पढ़ा करके भी देखते हैं। फिर वही एक्सप्लोर करने वाली बात है, हम कैसे तय कर लें कि हम क्या करेंगे और क्या में अच्छा कर लेंगे। करेक्ट। तो लगा कि नहीं नहीं, चलो पढ़ाते हैं। तो मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्टार्ट किया, जो यहीं का कॉलेज है। मैं वहाँ गई अपना CV लेकर के कि मैं सब पढ़ाना चाहती हूँ ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ट्राई कर लो। तो वहाँ मैंने पढ़ाया कुछ 6-8 महीने। 6-8 महीने पढ़ाया। तो एक तो मैं खुद बहुत यंग थी, मैं 25 साल की थी। तो मुझे ये लगा कि अरे यार 25 साल में मैं जा रही हूँ, खुद वहाँ जो लड़के होंगे 18-19 साल के होंगे, उनसे मेरा मतलब डिफरेंस कितना होगा एज का, बहुत कम, कुछ 4-5 साल का। ये तो मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। क्योंकि टीचिंग में आपको थोड़ा बड़ा दिखना पड़ता है, सीरियस दिखना पड़ता है कि आप सीरियस नहीं लग रहे हैं, तो आपको कोई क्यों सुनेगा। तो मैं वहाँ गई तो फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो मतलब ठीक है, एक्सेप्टेंस तो मिल गई, कोई ऐसी हूटिंग भी नहीं हुई और कोई किसी ने कुछ कहा भी नहीं। क्योंकि आप तो डरते हैं, आप एक तो बिहार में रह के और फिर लड़की हैं, तो आप और 50 चीज़ें सोचते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो ठीक है। फिर मैं पटना कॉलेज गई। फिर पटना यूनिवर्सिटी का जो पूरा माहौल, और मतलब लड़के लड़के पूरे कॉलेज में, और मतलब 60 बच्चों की क्लास, भरी हुई क्लास, और उसमें आप जा रहे, तो वो फिर आप खुद को भी चेक करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम होगी, ठीक है कि आप एकेडमिकली उतने साउंड नहीं होंगे, लेकिन ये तो एक ये भी चीज़ थी ना कि आप कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं आप में। तो मिलता आप 50-60 लोगों को सामने देख करके नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। और वो जो आपसे कुछ 3 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, 5 साल छोटा है, तो वो आपको कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। कहीं आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया तो क्या करूँगी, मुंह बन गया तो क्या करूँगी। और उसके बाद अगर यहाँ से ऐसा रिजेक्शन मिल गया तो ये तो लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करते हुए फिर लगा कि नहीं यार कर ही लेते, अब मन कर रहा है इसको कर लेते हैं। और फिर मैं वहाँ गई तो फिर वहाँ भी मुझे बहुत एक्सेप्टेंस मिला। और फिर उसके बाद फिर एक बड़ा चैलेंज था कि अब मास्टर्स में पता चलता था कि मैथ्स कम्युनिकेशन में मुझसे कोई 10 साल बड़ा है। अब यहाँ आप अपने से 2-4 साल छोटे से तंग थे, पता चल रहा है कि वहाँ कोई 45 साल का आदमी है, कोई 50 साल का आदमी है, और उसने वो कहीं और किसी फर्म में जॉब करता था, या उसने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी है, उसने जर्नलिज्म उसको करना है क्योंकि वो कहीं PROs वगैरह के लिए अप्लाई कर सके
ONGC और NTPC इस तरीके की जगहों पे, तो उनको उसके लिए मास्टर्स चाहिए होता था। अब ऐसे लोग आते थे तो उनसे एक अलग डर लगता था कि पता नहीं यार, मेरा तो एक्सपीरियंस ही बहुत कम है, ये तो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, अब ये इनसे मैं कैसे, अब मैं उन्हें सर कहूँ, मैं उन्हें मैम कहूँ, या वो मेरे को अब बोलेंगे। आप उन्हें तुम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं, आप पे भी क्या ही कहेंगे, आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं, तो फलाजी करके आप बात कर रहे हैं। तो Correct. ये हुआ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये अच्छा लग रहा है, एकेडमिक्स अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ से मैंने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मैं हूँ। तो कई सारी जगहों पे फिर मैंने टीचिंग को एक्चुअली मैंने वहाँ से सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि पहली ही चीज़ थी कि नॉलेज तो आ जाएगी, मैं किताबें पढ़ लूँगी, मुझे पता चल जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है कि कॉन्फिडेंस, अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे होगा। करेक्ट। तो फिर वहाँ से लगा कि नहीं, आप एक हर्डल आप पार करते जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा है, ये भी कर सकते हैं, ये मतलब भी चेक्स अच्छे थे सारे। हाँ, फिर NOU में गई तो पता चला वहाँ कोई 60 साल का आदमी है जो कि आपसे सीधे सीधे 30 साल बड़ा है, और अब आप उसको पढ़ाने गए हैं, तो वो फिर वहाँ से फिर बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें। लगता है कि टफ है, लेकिन फिर वो आपको सुनते हैं। अगर आप में सुनने लायक चीज़ें हैं तो लोग आपको सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। तो वहाँ से वो भी चीज़ हुई, क्योंकि अब पता चल रहा है जो 60 ईयर्स का वो है, वो क्या करने आया, तो उसको शौक है डिग्री कलेक्ट करने का। आपको नहीं लगता मैम कि जैसे ये जो यूट्यूब्स वगैरह पे ये जो जर्नलिज्म कर रहे हैं और अपना अपना चैनल बना के आ जाते हैं, तो इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसा कुछ होना चाहिए कि कुछ क्राइटेरियाज फिक्स करनी चाहिए इनके लिए कि इसको आप फुलफिल करेंगे तो ही आप इस पे चैनल बना सकते हैं, या फिर आप इसको जर्नलिज्म से जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेशन वगैरह पे भी हमने देखा है, हम ऐसे कभी आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अक्सर हाँ शाम के समय एक भीड़ रहती है, वहाँ पे 2-4 लोग जो आपने बोला फ़ोन लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, और एक छोटा वाला वो कॉलर माइक रहता है, उससे यूं करके हर किसी से ले रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रही है चीज़ें, क्या बातें हो रही हैं, कुछ तो हो रहा है, पर वही चीज़ है, और फिर वो लेके आते हैं। अच्छा, अगर आप जो लोग भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ जाहिर सी बात है उनके फॉलोअर्स है तो कंज्यूम हो ही रहा है, एक बार को अगर आप उसको सुनते हैं ना, इंसान कोई आकाशवाणी, दूरदर्शन, DD न्यूज़, ये सारी चीज़ें, ये जब चैनल्स लोग पहले सुनते थे या जो भी, तो भाषा या प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो परिष्कृत होता था। आज के डेट में क्या सुने, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को नहीं पता, परिष्कृत क्या ही करेंगे वो। तभी आज का जो जनरेशन है न हिंदी बोल पाता है न इंग्लिश बोल पाता है। चैलेंज है ये। हमें समझ में नहीं आता कि अभी जो छोटे हैं बच्चे, इनसे किस भाषा में बात करें। हिंदी अगर हम बोल दें, परिपक्व वर्ड अगर हम बोल दें ना, तो परिपक्व वट ठीक है, और अगर हम कुछ इंग्लिश उनको फर्राटे से 2-3 लाइन बोल दे तो क्या ये सिचुएशन होती है। अभी तो ये समझ में ही नहीं आता कि इनके साथ करें क्या, क्योंकि ये तो कंज्यूम ही वही कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स रेगुलेशंस ऐसा कुछ बनना चाहिए कि एटलीस्ट जर्नलिज्म नहीं, वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो ठीक है, जर्नलिज्म का नाम मत दो आप। देखिए, रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात चल रही है, गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है, ट्राई के भी जो बहुत सारे नियम आए हैं उसमें भी इस पे बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन कोई कुछ बना नहीं है अभी तक उस लेवल पे जो बहुत स्ट्रिक्ट हो। हाँ, उसमें है कि कुछ बॉडीज़ हैं जहाँ आप जा कर के कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमने ये कंटेंट देखा और हमें ये अच्छा नहीं लगा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो एक जिस रेगुलेटरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, वैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। रेगुलेशन बनाने की बात की जा रही, चूँकि यूट्यूब इतना बड़ा है कि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि चैनल नहीं है ना कि हमारे पास, हमें पता है कि गिनती के पता है उंगलियों पे कि 1000 चैनल है, 1200 चैनल है, 1500 चैनल है, 2000 चैनल है, इसको मैनेज कर लेंगे। यूट्यूब तो सबका ही है, आपका भी कोई चैनल होगा, मेरा भी होगा, इनका उनका सबका होगा, कैसे वो मैनेज करेंगे? तो वो भीड़ बहुत बड़ी है। सरकार इस तरफ बहुत कोशिश कर रही है, तो वो चाह रही है कि हम इसको थोड़ा सा रेगुलेशन के तहत लेकर के आएँ, एटलीस्ट उसमें लेकर के ये चीज़ें आएँ कि जो चीज़ें एकदम ठीक नहीं हैं, जो बच्चों के लिए ख़ास करके जो कंटेंट ठीक नहीं है, वो उसको भी हम हटाएं। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो जो यूट्यूब किड्स वगैरह शुरू हो गया है, उसका भी कंटेंट बहुत एडल्ट कंटेंट टाइप का हो गया है। किड्स
किड्स का कंटेंट अब किड्स जैसा रहा कहाँ रहा है? नहीं है, तो उस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। राइट। तो इस चीज को लेकर के बात तो हो रही है। प्लस जो आपने कहा भाषा को लेकर के, जो मैंने शुरू में भी कहा कि लैंग्वेज को तो ठीक होना किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, आपके Exactly. हमारे सबके लिए। अरे भाई कुछ हम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं किसी मीटिंग में जाते होंगे, किसी पब्लिक मीटिंग में जाते होंगे, कोई किसी छोटे ग्रुप को एड्रेस कर रहे होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, कोई छोटा जॉब, बड़ा जॉब, सरकारी, प्राइवेट, कुछ भी कर रहे होंगे, बोलने की तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ना, बात तो आपको हमेशा रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाषा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? करेक्ट। और अभी जो डिजिटल पे जो भाषा चल रही है वो तो इतनी खराब और इतनी दोयम दर्जे की भाषा है कि I जिसकी कि आप चर्चा भी नहीं कर सकते। जो आपने सही कहा कि ना वो हिंदी है, ना वो इंग्लिश है, ना उसके अलावा वो डायलेक्ट है, वो कुछ है ही नहीं, कुछ वो है कोई ही नहीं। तीसरी चौथी भाषा कुछ है। अलग ही वो पीके आई थी ना, अलग गोला से आई हुई हाँ, भाषा है, हाँ, वैसे हाँ, वाला कुछ है, हाँ। वो अलग ही गोले से आई हुई तो भाषा है। बिल्कुल। और मुझे यही लगता है कि अगर अभी आप देखें, आप चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, कोरिया की बात करते हैं, किसी भी और बाहर के देश की बात करते हैं, देखिए उन्होंने अपनी भाषा को बचाए रखा है। इंग्लिश को सीखा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीखा उन्होंने, लेकिन अपना जो उनका भाषा था, अपनी जो भाषा थी, उसको उन्होंने बचा करके एटलीस्ट रखा कि नहीं भाई, भाषा तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। ये फिर आगे हमको कम्युनिकेट करने में, आगे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश हमको हेल्प करेगी, क्योंकि आप लिंग्वा फ्रैंका उसको कहते हैं, वो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज। करेक्ट। हाँ। कनेक्टिंग लैंग्वेज को कनेक्टिंग लैंग्वेज जितना भी सीखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो आपकी जो मूल भाषा है वही नहीं रहेगी तो क्या होगा? जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी भोजपुरी सिनेमा जितने पैसे बना रही है, उतने पैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं बना पा रही है, क्योंकि आप उसके एक एक गाने देखिए, वो मिलियंस में नहीं है, बिलियंस में जा रहे हैं। और पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा फूहड़ता, सबसे ज्यादा अश्लीलता वहीं है। इनफैक्ट अभी यो यो हनी सिंह का जो गाना आया मेनियाक, उसमें भी आप देखिए कि एक आपने उसको वो लिया है, ठीक है, वो उन्होंने भोजपुरी का इस्तेमाल किया, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है कि आप एक ग्लोबल सिंगर हैं और ग्लोबल रैपर हैं, और हम बहुत खुशी होती है कि ठीक है, एक रीजनल लैंग्वेज को किसी ने वहाँ स्पेस दिया, लेकिन ये स्पेस दिया है आपने। मतलब हम अगर मेरे जो जानने वाले लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं भोपाल में भी मेरी पढ़ाई हुई है, तो मेरे वहां भी दोस्त हैं, अब वो उस गाने का मतलब हमसे पूछ रहे हैं तो मतलब नहीं बता पा रहे हैं। अब बताइए कि वैसे गाने का क्या करें? अब क्या मतलब होता है जी इसका? अरे तो हम ही नहीं बता पा रहे हैं तो हम आगे आपको किसी और को बता पाएंगे? जो मेरा दोस्त है उसको नहीं बता पा रहा है तो आप समझिए कि आपने मेरी भाषा की इज्जत उतार दी। वहां उसको इज्जत देते क्या, आपने इज्जत उतार दी उसकी। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा है, क्योंकि बिहार में जो हमारी जो 5 डायलेक्ट्स हैं, जिसमें कि भोजपुरी है, आपकी मैथिली है, मागधी है, हाँ, अंगिका है, बज्जिका है, इन सारे में कंटेंट्स बन सकते हैं और उसको पसंद करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बिहार में वही चल रहा है। हिंदी इंग्लिश भी बहुत कम है। अगर आप थोड़ा सा पटना से बाहर निकल करके देखेंगे तो डायलेक्ट ही चल रहा है। हम बिल्कुल हम क्यों नहीं डायलेक्ट में प्रोग्राम्स बना रहे हैं? हम क्यों नहीं डायलेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं? अब यही अगर आप आकाशवाणी दूरदर्शन की करेंगे तो उस पर डायलेक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल हैं। भोजपुरी के अलग से प्रोग्राम हैं, मागधी के हैं, मैथिली के हैं, बज्जिका के हैं, उसके गाने बज रहे हैं, गीत बज रहे हैं, उसको बचाए रखने का वो काम कर रहा है। तो क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी की चीज़ों को बचाए रखने का काम करेगा, और बाकी जो लोग हैं वो उनको सत्यानाश करने के लिए छोड़ दिया है? अरे क्या आपने करने की सोची है कि एक मीडियम को आपने जिम्मेदारी दे दी कि तुम सब कर लो, हाँ, तुम बचा के रखो, बाकी को छूट दे दी, तुम बिगाड़ते रहो। हाँ, और हम यहाँ कुछ भी करेंगे। हाँ, और हम यहाँ प्राइवेट के नाम पे, चूंकि हम पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है और कोई बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं वाली बात है। आपने जर्नलिज्म पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। भोपाल में आपने पढ़ाई करी, पटना में आपने पढ़ाया। जब आपने पढ़ा और जहाँ पढ़ा उस समय का जर्नलिज्म और जब आप यहाँ पढ़ा रही हैं और जिस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ है जैसा पढ़ा रही हैं, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत मेजर फ़र्क आया है। एक तो शायद जिसको आप कहते हैं जनरेशन का फ़र्क आना, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो वो जनरेशन ही अलग था, वो टाइम ही अलग था, तो वो एक आपको डिफरेंस तो नज़र आता है।
अब कहाँ हम कॉलेज में घुस रहे हैं तो टीचर्स दिख गए तो एकदम प्रॉम्प्ट है उनके सामने, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी ये कहना है कहा, ग्रीट किया मतलब तरीके से। जैसे ही अब पढ़ाने जाती हूँ तो अब बच्चे हाय हेलो भी कहते हैं। हाँ, वो आपको हेलो मैम, हेलो हाय मैम, मैम, हाय हाँ, मैम भी कहते हैं। तो ये देखिए ये जनरेशन का गैप है। अब मैं इनसे कहूँ कि मैं जैसे उस समय थी तुम ऐसे हो जाओ तो ये भी बहुत गलत होगा। ठीक है, वो उस चीज़ को मेंटेन करते हुए कर सकते हैं। एक होता है कि मुझे लगता है कि टीचर से आप सबसे ज़्यादा कैजुअल हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स एंड देन टीचर्स। अभी आप स्कूल्स में जाएंगे तो एक टर्म यूज़ करते हैं स्कूल में लोग छोटे बच्चों के टीचर्स के लिए, टीचर गार्जियन। वो टीचर गार्डियन वो वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आप में जो सबसे बड़ा चेंज है वो, या आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इशू है, या आप में जो अच्छी क्वालिटी है, ये आपके पेरेंट्स जानते हैं। एंड करेक्ट। उस नेक्स्ट पर्सन जो है वो फिर आपका टीचर टीचर जान जानता रहा है। होता है। तो उसके साथ आप सबसे ज़्यादा कैजुअल हो सकते हैं, उससे आप जो मन में आता है कह सकते हैं, उसको सब आप बता सकते हैं। तो पहले के टीचर्स के साथ ये हमने एक डिफरेंस तो ज़रूर नोटिस किया है कि पहले हमें बहुत कुछ लगता था लेकिन हम नहीं कह पाते थे। लगता था कि अरे यार गए और डांट पड़ गई तो। अब हेड के कमरे में जा रहे हैं और नॉक किया और उन्होंने कह दिया नहीं अभी नहीं आना है, तो आप नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ अब क्या है कि अब आपके लिए अलग से मतलब कॉलेज के करिकुलम में ये चीज़ें हैं कि आपको स्टूडेंट्स के साथ इतना वक्त देना है, उनके बिताना है। पर्सनल इश्यूज, उनके प्रोफेशनल इश्यूज को लेकर के काउंसलिंग भी आप ही को देनी है। ओके। तो इस वजह से हम अब ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने स्टूडेंट से, उनसे हमारा रैपो और गुडविल ज़्यादा अच्छा है। पहले टीचर्स के साथ था कि अच्छा था और लेकिन एक एक डिस्टेंस भी था। करेक्ट, हाँ। तो वो वायरस वाली बात थी कि वायरस से कैसे एक डिस्टेंस था, वो वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो आपका टीचर है, वो आपके लिए कुछ गलत या बुरा सोच रहा है। वो चाहता ही है कि आप कामयाब हों, आप अच्छा करें, आप सफल हों, जैसा हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो थी कनेक्ट नहीं है था। कि हाँ, वो कनेक्शन नहीं था। और यहाँ है कि बच्चे अब बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। और ये भी है कि चूंकि हम लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ा एज डिफरेंस उनका नहीं है, तो वो कह भी पाते हैं अपनी बात को, अच्छे तरीके से रख भी पाते हैं। एंड हम लोग भी बहुत पेशेंसली सुनते हैं और लगता है कि जहाँ कि यहाँ इंटरफेयर करने की ज़रूरत है तो वहाँ करते हैं। जहाँ लगता है कि नहीं आज बस इसको सुन लो, ये बस कहने आया है। करेक्ट, हाँ, हाँ, कई हाँ, बार बच्चे सिर्फ कहने आते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। वो अलग बात है कि आज के टाइम में आप डिप्रेशन की बात करते हैं और किसी बिहारी फैमिली में बात करते हैं तो डिप्रेशन क्या होता है, ये कौन सा नया रोग लेकर के आप आ गए हैं, ये फैशन वाला रोग क्या है। लेकिन बच्चे डिप्रेस्ड हैं एक्चुअली है। और बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ वो कनेक्टेड फील करता है, जो उसका टीचर है, क्योंकि वो जानता है फैमिली में वो बताएगा तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आ जाती है। वो ताने के फॉर्म में कभी ना कभी वापस आ जाएगी कि देखो तुम ऐसा कर रहे थे, देखो तुमने ऐसा किया, देखो तुम इस फेज में थे। इस फेज का रियलाइजेशन भी आपकी फैमिली शायद आपको करा देती है लेकिन टीचर नहीं कराता है। तो टीचर के साथ, टीचर एक्चुअली वो आपका स्वीट हार्ट है, वो उससे आप जा करके जो आपको कहना चाहते हैं आप वो कह सकते हैं। और मैं हमेशा मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो लगता है वो कहिए, वो कह लीजिए, कम से कम मन में मत रखिए। और सुनना बहुत ज़रूरी है, जो सुनना होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी और होता है। आज की जनरेशन चाहती है कि आप उसको सुने, आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लें। आप ये ना कह दें कि अच्छा अभी तुम्हारी इतनी उम्र कहाँ हुई है कि तुम हमें सलाह देने चले हो। नहीं, उसका भी सलाह है, उसके भी तो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। अगर कोई 15 साल का बच्चा है और तो हम कैसे कह देंगे कि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। 15 ईयर्स का तो है, नहीं तो 10 ईयर्स का भी तो है। आराम से है। तो उस 10-15 साल के एक्सपीरियंस को हम डिनाई कर दें सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम 35 साल के हैं, तो हम ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुनिए, बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा आपके साथ बहुत अच्छे से रह सकता है अगर आप उसे सुनेंगे। तो अगर आप उसे सुनाएंगे नहीं तो सुनाइए, जहाँ जगह बनती है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं इसको सुनाया जाना चाहिए तो सुनाइए। और कह के सुनाइए कि हम सुना रहे हैं तुम्हें, हाँ, कह के सुनाइए, रियलाइज करा के सुनाइए। लेकिन ये मत कीजिए कि आप सिर्फ सुनाएं और उसकी सुने नहीं। सरकाज़म भी तो नहीं होना चाहिए मेरे बिल्कुल नहीं, हिसाब बिल्कुल से। नहीं। और टीचर्स से मैं वही कह रही हूँ कि वो कनेक्टिविटी बच्चे फील करते हैं, उनको लगता है कि नहीं इनके साथ मेरा वो बॉन्ड है कि मैं अपनी बातें रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो वो स्पेशल चीज़ है इस प्रोफेशन में होने का। आप
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है? हाँ, मैं नहीं हूँ। ये डेलिबरेटली है या कोई रीज़न? डेलिबरेटली भी नहीं है, बट रीज़न भी नहीं है। पर्सनली आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो और मुझे लगता है कि आज की इस दुनिया में जहाँ इतनी तेज़ी में सब कुछ है, आपको मुझे लगता है कि आपको थोड़ा खुद में भी रहना चाहिए। और ये सारा चैलेंज ही इसी वजह से आप फेस करते हैं बाहर जाकर के, क्योंकि आप खुद में नहीं रहते हैं। क्योंकि अब आपने अपने आप को बना लिया है कि ये मुझे कैसे देखेंगे, आप मुझे कैसे देखेंगी, आप मुझे कैसे जज करेंगी। अब मैंने अपना ठेका आपको दे दिया कि हम आज सफ़ेद पहने हैं तो सफ़ेद पहन के हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये आप मुझे बताएंगी। नहीं, मैं ये नहीं करने देना चाहती किसी को भी। तो आप अपनी चीज़ें खुद तय करना चाहते हैं और उसके लिए आपको किसी से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। तो इस वजह से हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आप कहीं हैं ही नहीं, आपको कहाँ ढूंढें, आपको कहाँ टैग करें। करेक्ट, सही और बात है। ऐसे कैसे आप एक डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में आप ऐसे छुपे हुए कहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, आपको तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, वो मैनेज हो सकता है तो ठीक है। लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई क्यों जाने, मैं किसके साथ आती हूँ, जाती हूँ, खाना खाती हूँ, मेरे फैमिली में कौन कौन है, ये मैं आपको क्यों बताऊँ या किसी को भी क्यों बताऊँ? और किसी को उसमें क्या दिलचस्पी होनी चाहिए? अगर मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को भी जानती हूँ, जैसे भुवन बम जो हैं, वो भी एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं। वो हमेशा कहते हैं इस बात को कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। मैं क्यों बताऊं कि मैं किसके साथ हूँ? करेक्ट। ये तो बहुत चॉइस वाली चीज़ है ना। मुझे अगर लगेगा कि मुझे अपने पार्टनर के बारे में दुनिया को बताना है, दिस इज़ द राइट टाइम, तो हम बताएंगे। और इस तरीके से बताएंगे तो उस तरीके से बताएंगे। लेकिन हम इस सोशल प्रेशर में या पेयर प्रेशर में हम ये क्यों करें कि अच्छा मेरे साथ कोई है तो हमको उसको बताना चाहिए, अच्छा ये मेरे पेरेंट्स हैं तो हमको इनको बताना चाहिए, ये मेरा भाई है बहन है तो मुझे बताना चाहिए। नहीं, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो हमें बताने की जरूरत वो भी है। प्लस मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से साइबर क्राइम, फ्रॉड, डिजिटल जो चीज़ें अब गड़बड़ी हो रही है ना, वो इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आपने अपने आप को फुल्ली एक्सपोज कर दिया है दुनिया के सामने। आप क्या ब्रांड्स पहनती हैं, आपका क्या स्टाइल है, आप किन लोगों के साथ उठती बैठती हैं, आप कहाँ हैंग आउट करना पसंद करती हैं, ये सारा मटेरियल आपने डिजिटल पे दे दिया है लोगों को। आपके बारे में सभी सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद आप कहेंगे कि आपके साथ कोई घटना हो गई या इस तरीके की कोई चीज़ हो गई, तो वो होगी ही ना, आपने अपने आप को इतना एक्सपोज किया है। एंड फिर मुझे लगता है कि फिर वही बात है, मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसे आपसे मिलना ज़्यादा पसंद करूँगी, बशर्ते कि मैं इंस्टाग्राम पे आपके साथ चैट करूँ कि आइए मैं डीएम करते हैं और हम आपसे बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो करंट सिचुएशन है, जैसा पहलगाम में अटैक हुआ एंड उसको लेकर के इंडिया ऑपरेशन सिंदूर और बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे भी चल रहे हैं, शायद कुछ बोल के चल रहे हैं, कुछ बिना बोले चल रहे हैं शायद, ठीक है। तो और इस कंडीशन में जो सेलेब्स आते हैं, बोलते हैं, वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री सारा कुछ नेगेटिव बोल रही है हमारी कंट्री के लिए, पर हमारी कंट्री में कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं और कुछ मेजर पर्सन लोग ऐसे हैं, मतलब मेजर फिगर्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव भी बोल रहे हैं और पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, मतलब हमारे कंट्री में भी दोनों चीज़ें हैं। तो क्या लगता है कि ये हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रही है इस तरीके का स्टेटमेंट्स देना, अगर हम नेगेटिव दे रहे हैं मान लो, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं अपने नेशन को लेकर के, ठीक है, तो अपने नेशन को लेकर अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हर किसी को पकड़ के बिल्टअप, एक स्ट्रॉन्ग बिल्टअप बना रहे हैं। मैंने वही कहा कि चूंकि डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बहुत हो जाने की वजह से और उस पर सभी लोगों के आ जाने की वजह से वो एक जरिया है जहाँ से आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं।
आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 19 के तहत आपको कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम उसका हम मानते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे महान है, हम यही मानते हैं। करेक्ट। इस दुनिया में, इस देश में, खास करके हमारे देश में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर किसी को नहीं मानते, और वो कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यही है कि कुछ लोग जिनकी आप जिक्र कर रही हैं, कुछ लोग जो नैरेटिव सेट करने के इंटेंशन से जब चीज़ें करने लगते हैं, जैसे एक पॉजिटिव नरेशन बनाना, एक नेगेटिव नरेशन बनाना, उससे थोड़ी सी दिक्कत है। आपका कोई व्यू पॉइंट है, ऑब्वियसली। अब आज के टाइम में तो देखिए, पहले की बात ये थी कि आप अपने प्रधानमंत्री, आप अपने मुख्यमंत्री तक रीच नहीं कर पाते थे। अब क्या करते हैं कि आप एक्स पे जाते हैं, आप जो मन है वो लिखते हैं और आप उनको टैग करते हैं। तो अब आपके पास चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं। आपके पास प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए अलग से एक पोर्टल है, राइट। आप उस पे जाइए और अपने क्वेश्चंस लिख करके दे दीजिए प्रधानमंत्री को, और वहां से जवाब भी आता है भाई। हाँ, पीएमओ से जवाब आता है, सीएमओ से जवाब आता है, बाकायदे जवाब आता है। हाँ, आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप देश के नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, देश के प्रति आपकी भावना उस तरीके से, तो आप व्यू पॉइंट्स अपने दीजिए, लेकिन किसी भी तरीके का कोई नैरेटिव बनाने के लिए मत दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, क्रीड पर किसी तरीके का कोई कॉमेंट मत कीजिए, क्योंकि फिर मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब बराबर है। तो आप किसी तरीके से एक ट्रोलर्स का ग्रुप बना करके कुछ काम मत कीजिए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। उसके अलावा जो आप कह रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हुए भी बाहर के देश के लोगों की मदद कर रहे हैं, चूँकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे लोगों के नाम भी अभी आए हैं, तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। और यही है कि डिजिटल को, इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि डिजिटल को कंट्रोल करना इसीलिए बहुत मुश्किल है। अब कौन कहाँ जाकर क्या वीडियो बना रहा है, किस इंटेंशन से बना रहा है, और कहाँ उसको भेज रहा है, या हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो तो हम अपने देश के लिए बना रहे हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेट पे बना रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है, तो पता नहीं उसको कौन कहाँ देख रहा होगा। करेक्ट। हाँ, तो आगरा का ताजमहल भले आगरा में रहने वाले लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर आप आगरा नहीं गई हैं तो भी आपने ताजमहल देखा है। बिल्कुल देखा है। हाँ। और कोई दुनिया के किसी और कोने में है, उसने भी ताजमहल देखा हुआ है। बिल्कुल। तो जब आपने अपने आप को ओपन कर दिया, खोल दिया, तो लोग देखेंगे, तो लोग तो देखेंगे ना। बिल्कुल। और उस पर टीका टिप्पणी भी होगी, उस पर व्यू पॉइंट्स भी आएंगे। लेकिन मैंने वही कहा कि नैरेटिव सेट करने के लिए, किसी खास एजेंडा के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए ये काम मत कीजिए। आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो बीइंग एन आर्टिस्ट आपका एक व्यू पॉइंट चाहिए। जो अभी करंट सिनेरियो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को बैन कर दिया गया है इंडिया में हर तरीके से। ये कितना आपके नज़र से, बीइंग एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के हैसियत से, ये कितना सही है और कितना गलत है, या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? गलत और सही की बात नहीं है, बात ये है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत लिबरेट करती है। आर्ट बहुत लिबरेट करती है आपको। आप कुछ भी बनाते हैं, आप कुछ भी कहते हैं, आप कैसा भी दिखाते हैं। मतलब अगर कोई म्यूजिशियन है, कुछ भी म्यूजिक पीस बना रहा है, कोई आर्टिस्ट है, वो कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, वो आज़ाद है। तो आर्ट हमेशा आपको लिबरेट करता है। अब उसको अगर आप चाहिएगा कि आप बांध दें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है मेरे नज़र में, और वो होती भी नहीं है। आप लाख उसको कंट्रोल करना चाहें, वो नहीं हो पाती। वो कहीं ना कहीं से, जैसे अभी आप जिक्र कर रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामा जो है और उसके जो कुछ चैनल्स हैं, जैसे वहाँ का हम टीवी है और इस तरीके के जो चैनल्स हैं, वो उनको बैन कर दिया गया है कम्प्लीटली। यहाँ की बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो वहाँ के ड्रामा और सीरियल्स को कंज्यूम करती है, देखती है। अब वो बेचारी, उनमें अलग एक छटपटाहट है कि भाई ठीक है, जो वॉर चल रहा है वो तो अलग चीज़ है, हमारा तो सीरियल छूट रहा है, हम तो सीरियल देख रहे थे, हमें क्या उससे, हमको उससे क्या लेना देना था। हाँ। और तो इस वजह से आर्टिस्ट को भी तो ये लग सकता है कि भाई हमने क्या किया है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि जब सेंसिटिव इशू है और सरकार का अपना कोई कॉल है, तो उस पे सबको एक साथ रहना चाहिए।
उस पे आप कभी से कभी तक अलग उस मत से अलग मत होइए। लेकिन हाँ, आर्टिस्ट जो हैं उनको बेसिकली नहीं बैन किया गया है। उनके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ चैनल्स को बैन किया गया है, और हमारे सरकार को अगर ये लगता है, देश को ये लगता है कि अगर उनको बैन किया जाना चाहिए तो फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। Right. हाँ, वो ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक को टारगेट करके हमने कुछ किया, ओवरऑल है। हाँ, वो सब पे है। हाँ, ठीक है, हमारे अभी देश की सुरक्षा का रक्षा का मामला है, हम अभी ये नहीं चाहते हैं कि हो, तो बंद कर दिया, और वो कर सकते हैं और कभी भी किया जा सकता है, तो फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो शो आपने शुरू करा था वो मॉर्निंग शो था, वहां से शुरुआत करी थी? नहीं, मैंने इवनिंग शो से शुरुआत की। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करते थे? आई मीन जब भी आप शो पे आते थे तो आपका वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होता था या क्या पैटर्न था जिससे लोगों को लगता था हाँ नाउ द पर्सन जिसको मुझे सुनना है, नाउ आरजे रचना इज देयर, कि अब मेरे को उनको सुनना है, ये मेरा टाइम आ गया? जैसे आप एफएम में तो जानते हैं कि हम लोग चैनल की आइडेंटिटी सबसे पहले बताते हैं, देन फिर आरजे आता है, क्योंकि हमारे लिए चैनल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि चैनल को ही लोग जानते हैं, आपको बाद में जानते हैं, राइट। और तो जैसे हमारे यहाँ जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 102.5 है, तो वो स्टार्ट करने का हमारा हर दिन का अपना अपना मूड है। जैसे 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ राविशिंग रचना, और पटना एट्स। अब आप हमारे साथ शो सुनेंगे पटना अपडेट्स। आज ऐसा मन है, कल शायद कुछ और मन हो जाए तो अलग तरीके से वो भी करते हैं, तो डिपेंड करता है कि, लेकिन फिर हम अपने प्राइमरी में जाते हैं तो वो बिल्कुल सटल और बहुत शांत है। जैसे मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी का पटना चैनल। अब ये है, तो सबका टोन मिजाज बदल जाता है। एफएम थोड़ा क्विक है, थोड़ा रॉ है, और उसमें इंथुसियाज्म भी बहुत आपका रहता है, हाँ, क्योंकि अभी आप कैजुअल होकर के इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप अपने प्राइमरी चैनल की तरफ जाते हैं तो वो बहुत फॉर्मल तरीका है, ये बहुत इनफॉर्मल तरीका हाँ, है, तो वो वही फॉर्मेट का डिफरेंस है। ओके मैम, हमारे पास है अभी रैपिड फायर राउंड। ओके, जो पहली चीज दिमाग में आए मेरे क्वेश्चन मतलब के बाद, रैपिड रहना है एकदम से। लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके बारे में? ये तो बहुत टफ है, क्योंकि ये लोगों की कंफ्यूजन है, मेरी नहीं है। मैं लोगों को लेकर के काफ़ी क्लियर हूँ। तो हाँ, सोशल मीडिया को लेकर के है कि इनका सोशल मीडिया पर कोई ना कोई अकाउंट तो है, ये किसी ना किसी नाम पर तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर मिलती होंगी, लेकिन वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती हैं। हिडन आइडेंटिटी। हाँ, ये सबके मन में है कि ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं। लीगल और इलीगल से हट के अगर सब कुछ लीगल हो तो पहला काम आप क्या करेंगी? बहुत टफ है। लीगल और इलीगल, क्या चीज़ें मैं इलीगल मानती हूँ? ये क्वेश्चन सही है। 2-4 लोगों को थप्पड़ मार जो चुने हुए दिमाग में है, जिनके बारे में कि अगर इलीगल नहीं रहता तो पक्का इनको पीटते, लेकिन नहीं, लीगल इलीगल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करना चाहूँगी? हाँ। एक चीज़, हाँ, आई थिंक इसको लीगल और इलीगल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर वाकई कुछ छूट मिल जाती है मुझे, तो मैं थोड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहती हूँ कुछ लोगों के साथ। वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। कई बार आप बहुत झूठ बोलते हैं और हर रोज़ ही बोल रहे होते हैं और खुश कर रहे होते हैं अगले को, तो मैं वो नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत रॉ रहूँ, ऑनेस्ट रहूँ, और
हर लेवल पे रहूं। अगर मैं सरकार की भी निंदा करना चाहती हूँ तो ऐसा ना हो कि सरकार कोई लीगल एक्शन मेरे ऊपर ले ले, कोई एफआईआर मेरे ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है या जो भी पार्टी है वो कुछ सही डिसीजन नहीं ले रही है, तो अगर मुझे लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोलूँ तो ऐसा कुछ ना हो कि मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो, तो मैं उससे फ्री रहना चाहती हूँ और मैं बोल पाऊँ। ओके, एक फिक्शनल कैरेक्टर जैसे आप हो। फिक्शनल कैरेक्टर आप जैसे हो उस स्टेट में एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम बताओ। मैं इसको प्रमोट तो नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी मैं मोर और लेस सिंचैन जैसी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीरियसली आपको बताना चाहती हूँ कि शिनचैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जितना वो ऑनेस्ट है ना और जितना वो मज़ेदार है, वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अंदर आता है। तो हाँ, मीकू आंटी आपको शिनचैन पसंद नहीं है? हाँ। मुझे तो ये पता ही नहीं था। ये मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि शिनचैन बना जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा शिनचैन। आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? ऐसा कुछ गिल्टी प्लेजर नहीं है। फेलियर ना हो तो क्या करते? फेलियर नहीं होता तो क्या करते? फेलियर नहीं होता तो कभी जो भी आज तक पाया है वो कभी नहीं पा पाते। तो फेलियर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चला एक दिन कि यहाँ ये काम नहीं हो पाएगा, अगले दिन फिर मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। तो फेलियर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कोट, कोई ऐसा एक कोट जो आपको हमेशा याद रहता हो? कोट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो वुड्स आर लवली जो है वो कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली मुझे लगता है कि वो कोट मतलब है। फिर रूमी के बहुत सारे कोट हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन स्पेसिफिकली किसी एक को मैं नहीं नाम ले सकती। लेकिन हाँ, रूमी के कोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत रियल हैं। कोई एक ऐसी एडवाइस, एक या दो ऐसी एडवाइस जो आप देते तो हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो? ओह, बहुत सारी हैं तब तो। क्योंकि जिस तरीके के प्रोफेशन में हम लोग हैं वहाँ एडवाइस ही एडवाइस हम लोग देते हैं और ख़ुद फॉलो नहीं करते हैं। जैसे सबसे बड़ी एडवाइस जो इस जनरेशन को, जो ख़ास करके स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टेक्निकली साउंड हो जाइए प्लीज़, और टेक savvy हो जाइए, और आपको टेक्नोलॉजी जानना ही चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं तो आप बहुत पीछे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। और ख़ुद मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करती क्योंकि मैं टेक savvy नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब बहुत ब्लैंक हूँ। अगर मैं कहूँ तो टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं आता। चक्कर ये है, इसीलिए मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन मैं सबको ज़रूर कहती हूँ कि रेलिवेंट रहना आज के टाइम में, अच्छा करना है तो सीखो भाई जा करके। कुछ नहीं तो जाओ पहले हिंदी टाइपिंग सीखो, फिर इंग्लिश टाइपिंग सीखो, उसके बाद कैमरा ऑपरेट करना सीखो, एडिटिंग सीखो। ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करना चाहती। आपकी प्लेलिस्ट का कोई एक ऐसा गाना बताओ जो वाकई आपको जानने वालों के लिए शॉकिंग हो। मतलब जो लोग आपको जानते हैं, जो आपका नेचर जानते हैं, वो आपकी प्लेलिस्ट में वो गाना सुन के उनको शॉक लग जाए। ऐसा कोई गाना बताओ अपनी प्लेलिस्ट का। जैसे मेरी जो पर्सनालिटी है, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ गज़ल वज़ल पसंद होगा और कुछ बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद होगा, और है भी। लेकिन मुझे रैप्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे मेरे आप प्लेलिस्ट में रैप्स आपको मिल सकते हैं। मुझे आजकल रैप, और आजकल मुझे रैप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो रैप। ओके, एक रैपर यहाँ बैठा हुआ है। रैप से हाँ हाँ, ये सर रैपर। 2019 से म्यूजिक इंडस्ट्री से मुझे रैप बहुत आजकल अच्छा। अरे वो कौन सा रैपर है वो? पढ़ना नहीं यार, मुंबई के हैं। अभी उसका बहुत वो डिवाइन नहीं, मुंबई के तो बहुत हुड हुड हम्म हुड, वेलकम टू हुड। वो क्या? अच्छा, वो यंग येड़ा यंग, हाँ, येड़ा वेलकम यंग। टू हुड। हाँ,
वो मुझे आजकल बहुत मज़ेदार है। trending में हाँ हाँ, तो वो उसने अच्छे लिखे हैं। हाँ, आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ का मिलता है? हेयर के लिए। मेरे को लगा बोलोगे ब्यूटीफुल हो ऐसे। नहीं, उतना मुगालते में नहीं रहते। इतना भी कंफ्यूज नहीं रहते। क्लियर है। आपको थोड़ी रहना था, ये तो कॉम्प्लीमेंट की बात है। हेयर के लिए कॉम्प्लीमेंट। हेयर के लिए मिलता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और विविड टॉक्स पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से चाहूँगी कि एक बार आप हमारे सेट पे ज़रूर आएँ, ताकि कुछ और भी इंफॉर्मेशंस आपसे हम ले सकें। अभी तो आपको मूवी मिल रही है जिसमें आपको काम करना है, तो अगली बार उसका एक्सपीरियंस भी होगा आपके पास, कुछ नया होगा हमारे पास, तो हम ज़रूर बात करेंगे। और आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू वेरी मच, और नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। और विविध टॉक्स पर मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोग का। और आप लोग बहुत सपोर्टिव रहे, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्पेशल थैंक्स टू यू। और आपने मुझे बुलाया, इतना सुना, मुझे इतना झेला, ये भी बहुत बड़ी बात है। डिजिटल पर कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो लोग नहीं देखना चाहते, लेकिन हमें लगता है कि हमने कुछ वर्थ बात की है जो लोगों को Definitely ज़रूर हमने सुननी की है। चाहिए, और उन्हें वो काम आएंगे। और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, जो जर्नलिज्म पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके काम के लिए कुछ मिल सकता है, या जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैम ने बोला कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से किसी और को भी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिले, और मैम के स्टूडेंट्स और ज़्यादा अलग अलग जगहों से आए। थैंक यू। थैंक यू।